हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए, लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने क्या किया था, हमने देखा था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन थी वो कैसे आई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्लियर, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे जो है इवॉल्व की थी। फिर मैंने आपको उसमें लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक था हमारा क्या था, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें ये बताया था कि कैसे प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। फिर उसमें आपको मैंने ये बताया था टाइप्स ऑफ मेजोरिटी कि मेजोरिटी कौन कौन सी जो है हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद में लास्ट में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कैसे इवॉल्व हुई है उसके सारे केसेस मैंने डिस्कस किया था। फिर आज जो हम करेंगे, आज हमारा जो है यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर, आज का जो चैप्टर कह रहा हूँ मैं, लेक्चर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, आज का जो लेक्चर जो भी बच्चा देख रहा है उसके लिए प्रीवियस लेक्चर अगर उन्होंने नहीं देखा है तो हो सकता है कहीं ना कहीं उन्हें उनका बेस थोड़ा वीक हो सकता है। अगर पहले से अच्छे से पॉलिटी को पढ़ रखा है तो आपका हो सकता है ये बेस अच्छे से बना हुआ, तो ये लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर, चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। देखिए, अब यहाँ से जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्ट ए वो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट लेक्चर में ही, हम इंडियन पॉलिटी को जो है बुक के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। क्लियर, क्योंकि जो हमारा एग्जाम आता है वो भी किसके अकॉर्डिंग आता है, ऑब्वियस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। क्लियर, आप किसी भी ऑथर की बुक पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन होता क्या है कि आप जब तक कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझेंगे तो आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए, आंसर हो आप कर ही नहीं पाएंगे। क्लियर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज ही ऐसी है। और एग्जाम में आपको मैंने बताया था लास्ट 2-3 ईयर से जो है आपकी पॉलिटी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो टू द पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज को उठा के दिया जा रहा है। चलिए, तो आज हम करेंगे अपना टॉपिक दैट इज पार्ट ए, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को स्टार्ट। उससे पहले कुछ बैकग्राउंड है जो मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, जो स्टेट है जिसे आज हम देश बोलते हैं, जिसकी एक पर्टिकुलर फिक्स बाउंड्री होती है, क्या ये पूरे ह्यूमन हिस्ट्री से ऐसे ही चलता रहा है? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको पता है जब हिस्ट्री में आपने कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, स्कूल में भी या कॉलेज में भी पढ़ा होगा, अगर आपका हिस्ट्री रहा होगा, उसमें आपने ये भी सुना था कि जब ह्यूमन बीइंग की जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो क्या थी, स्टार्टिंग में हंटर गैदर थे, यानी कि वो क्या करते थे, शिकार करते थे और अपना पेट भरते थे उस टाइम। अब देखिए, हंटर गैदर थे तो क्या उनको इतनी बुद्धि होगी उस टाइम कि वो एक ऐसा एक देश बनाए और ऐसे ऐसे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए? नो ना। तो अब देखिए, वहाँ पे तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि स्टार्टिंग से ये कंसेप्ट रहा। तो ये कंसेप्ट आया कहाँ से पहली बार? ठीक है, आज वही आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, होता क्या है कि जब पहले हम देखते हैं हिस्ट्री से, सबसे पहले मैंने आपको क्या होता है, ह्यूमन बींग्स कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हंटर गैदर से अपनी लाइफ को। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर भी आ जाता है, एग्रीकल्चर में अपनी टेक्निक्स को बढ़ाता है, तो उसकी सोसाइटी जो है वो बड़ी हो जाती है। जो पहले 3-4 लोगों में मिलकर एक कबीला में रहता था, लेकिन वो अब धीरे धीरे क्या हो गया, 100-200 लोगों का एक क्या बन गया, सोसाइटी बनने लगा। जैसे सोसाइटी उसकी बड़ी हुई तो ऑब्वियस थोड़े से रूल्स भी चाहिए कंट्रोल करने के लिए, नहीं तो क्या होगा, हर कोई अपनी मनमानी करेगा। क्लियर, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस है। लेकिन वहाँ पे अब थोड़ा सा अलग रूल था। यहाँ पे क्या बोला कि जो सबसे बड़े बुजुर्ग होंगे वो जो है रूल बनाएंगे और वही है कंट्रोल करेंगे सोसाइटी को। बट हुआ क्या, टाइम बीइंग क्या हुआ कि जैसे सोसाइटी बड़ी होती गई तो दूसरे अटैक्स जो होते हैं बाहर से, उनसे बचाने के लिए हमें अब कोई सेफ्टी के लिए कोई चाहिए भी। तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट आया कि जो सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान होगा, व्यक्ति होगा, उसी को हम क्या बनाएंगे, अपना प्रोटेक्टर बनाएंगे। क्लियर, अब यही प्रोटेक्टर आगे चल के क्या बन गया, किंग। और बाद में जो सोसाइटी के लोग थे वो उसकी क्या बन गई, प्रजा। यहीं से स्टार्ट होता है हमारा राजा और प्रजा का शासन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर, चलिए, अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे भी जो है ना स्टेट का कोई भी कंसेप्ट नहीं आया है। यहाँ पे क्या होता था कि राजा जैसे मान लो किसी दूसरी जो वहाँ की सोसाइटी थी उसके ऊपर अटैक करके उसको जीत लेते थे, तो वो उसका उतना एरिया हो जाता था। लेकिन वहाँ पे कभी भी ये नहीं बोला गया कि ये पर्टिकुलर जो टेरिटरी है आज से इसका ये नाम है और हमारा ये रूल है, हम इसके बाहर नहीं जाएंगे। क्लियर, ये जैसे आज हम बोलते कि चाइना में जाना तो पासपोर्ट चाहिए, है ना, वीज़ा लगेगा। तो देखिए, यहाँ पे अब ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं आया। फिर धीरे धीरे क्या होता है, एंशिएंट हिस्ट्री में हम देखते हैं ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं आता। मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है, यहाँ पे भी कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं आता है इंडिया के अंदर तो। लेकिन ये कंसेप्ट आएगा, ये आता है यूरोपियन हिस्ट्री से। ठीक है, यूरोपियन हिस्ट्री में होता क्या है कि जब आपके चर्च आप देखेंगे, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे उसमें और अच्छे से आपको बताऊंगा मैं कि जो चर्च था वहाँ पे वही जो है पॉलिटिकल और आपका इकोनॉमिक अफेयर्स, जो सोशल अफेयर्स थे, उनको कंट्रोल करता था। क्लियर, कौन जो है सत्ता पे आएगा वो भी चर्च डिसाइड करता था, लोग क्या सोचेंगे, इवन सोचने तक के भी सारे जो है चर्च डिसाइड करता था। क्लियर, अब चर्च क्या बोलता था कि आपको क्या पहनना है, क्या करना है, ठीक है, क्या खाना चाहिए, सब कुछ चर्च, एक एक चीज़ चर्च डिसाइड करता था। लेकिन हुआ क्या कि 1453 के अंदर जो ऑटोमन एम्पायर था, क्लियर, जो आज का हम टर्की देखते हैं, और थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करते हैं, जो सेंट्रल एशिया, नॉट सेंट्रल एशिया, जो वेस्ट एशिया है, वो वाला पार्ट जो था, रेड सी वाला जो रीजन है, उसके अंदर जब ऑटोमन एम्पायर उसको कन्क्वर कर लेता है, जीत जाता है, तो वो क्या करता है, वो ट्रेडिंग जो रूट था यूरोपियंस का
एशिया के साथ, उसको कट कर देते हैं। क्लियर? तो अब जो ये यूरोपियंस थे इनको बाहर आना पड़ा समुद्र के रास्ते से। तो जब समुद्र के रास्ते में आए तो इन्होंने देखा कि ये तो चर्च ने तो हमें ये बताया था कि यूरोप के अलावा कोई लैंड मास ही नहीं है, ठीक है, चारों तरफ समुद्र समुद्र है, पानी पानी मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ देखना तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है। क्लियर? तो यहाँ से उनको उनके दिमाग में एक चीज़ क्लिक हुई कि चर्च हमें जो है हमेशा सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, गलत दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से उनके अंदर ना रहना शो स्टार्ट होता है, ठीक है, जागरूकता स्टार्ट होती है। यहाँ पे क्या होता है, चर्च के अगेंस्ट विद्रोह स्टार्ट हो जाते हैं। यूरोपियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं ये। जैसे चर्च के ऊपर विद्रोह स्टार्ट होता है चर्च के साथ, तो क्या होता है कि अब काफ़ी खून खराब होता है यहाँ की यूरोपियन हिस्ट्री में। तो वो एक ना पीस, यानी आप देखो जो इंसान है, मान लो एक आप अपने जैसे पड़ोसी के साथ एक बार दो बार बहस कर लेंगे, लेकिन कभी ना कभी आप भी तो सोचोगे यार ये पड़ोसी भी यही रहेगा, हम भी यही रहेंगे, तो क्यों ना शांति रखें। तो वहाँ यूरोपियंस ने भी यही सोचा भाई क्यों इतना खून खराबा कर रहे हैं, चलो एक शांति का समझौता करते हैं। तो यहाँ पे आता है पीस ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में, 1648 में। इसी पीस के थ्रू जो है कंसेप्ट आता है नेशन स्टेट का। क्लियर? तो यहाँ से जो है हमारे पास स्टेट का जो है पहली बार कंसेप्ट आता है। क्लियर? ये है हमारा बैकग्राउंड। चलिए अब यहाँ से अब हम अपना ये रोड मैप स्टार्ट करते हैं जो कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्लियर? एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताता चलूँगा, आपको क्या करना है, अगर इन केस आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ लिखने के फ़ायदे क्या होते हैं। उसके बाद अगर कोई बच्चा चाहता है कि साथ साथ नोट भी बनाऊँ तो आप आराम से नॉर्मल स्पीड पे इसको देख सकते हैं। और जब रिवीजन करना है इस लेक्चर को आप डबल स्पीड या 1.75 जो भी आपको अच्छा लगता है उस स्पीड पे आप इसको करके दोबारा सुन सकते हैं, आप रिवीजन भी हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो आज का जो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, एक बार मैं ये बोर्ड इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि मुझे लिखने का स्पेस मिल जाए। चलिए देखिए, सबसे पहले आपका आता है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। अब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर से क्या मिलेगी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में, सिंपल है। देखिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जिसमें हम डेटा को पढ़ते हैं। क्लियर? कंसेप्ट क्या होता है कि ये चीज़ आई कैसे है, क्लियर, उसके पीछे रीजन क्या है, वो होता है कंसेप्ट। अब मैं बात कर रहा हूँ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, देखिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास मिलेगी क्या, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये जो चीज़ है ये मिलेगी कहाँ पे। क्लियर? जो ये यूनियन टेरिटरी है इसके बारे में हमें मिलेगा कहाँ, आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। या आपको ये भारत के संविधान में मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए दूसरा फिर आप कहेंगे कि सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ये कहाँ मिलेगा, देन माय आंसर इज पार्ट 1 में। क्लियर? पार्ट 1 में। अब एक बच्चों याद रखना एक चीज, जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी रेफरेंस डालते हैं, क्लियर, तो उसके अंदर आपको रोमन लेटर का यूज करना है, नॉट न्यूमेरिकल का। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लिखना है पार्ट लेट्स से 5, तो आपको ऐसे नहीं लिखना पार्ट 5, ये गलत होगा। आपको लिखना है ऐसे पार्ट रोमन वाला 5। क्लियर? ये सही होगा। अगर आप ऐसे लिख रहे हो आपके मार्क्स कट जाएंगे मेंस के अंदर। क्लियर? आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी, छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या आती है, पार्ट 1। सर इसका नाम क्या होगा, नाम है जो हमारा लेक्चर का नाम है वही यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसके बाद थर्ड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है कि हमें पता है आर्टिकल्स भी आते होंगे, तो आर्टिकल्स कौन से डील करते हैं इसको, दैट इज 1, 2, 4, 1 से 4 जो आर्टिकल हैं वो डील करते हैं हमारे यूनियन और उसकी टेरिटरी को। क्लियर? उसके बाद कोई स्केड्यूल भी आता है, जी हाँ, स्केड्यूल नंबर 1 जो है वो इसी पार्ट 1 से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसमें दी गई है, ठीक है। चलिए एक बार इरेज कर देता हूँ। उसके बाद आता है नेम ऑफ यूनियन और इसकी टेरिटरी, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है हमारा रोड मैप में वो आता है यूनियन और उसकी टेरिटरी। अब देखिए यूनियन और उसकी टेरिटरी, इसका मतलब क्या हुआ, आपको मैंने एक लेक्चर में बताया था, एक जब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट जो पार्ट है था उसमें लिखवाया था, उसको जब थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, तो उसमें आर्टिकल 1 उसका सब क्लॉज 1 क्या बोलता है, इंडिया दैट इज यूनियन, आई रिपीट, थोड़ा उसको मैंने गलत बोल दिया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्लियर? ये उसमें लिखा गया है। आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया, देखिए, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ये आपको मैं इसकी लैंग्वेज दिखाऊंगा, क्लियर, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आपके स्क्रीन के ऊपर।
लेकिन अभी जो मैंने लिखा जरूरी नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ही लिखा मिलेगा कि दैट इज को ऐसे लिखा होगा, ठीक है, हो सकता है वहाँ पे पूरा होगा, लेकिन वो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चलती है। एक तो इंडिया का नाम क्या होगा, क्लियर। दूसरा, इंडिया के अंदर जो पॉलिटी का नेचर कैसा होगा, कैसा होगा, पॉलिटी कैसी होगी, यूनियन ना कि फेडरेशन। दूसरा, नाम क्या होगा, इंडिया दैट इज भारत। अब देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, इसके ऊपर भी डिबेट हुई थी, नाम के ऊपर। नाम के ऊपर डिबेट क्या हुई थी, उसमें ये बोला गया था कि इंडिया का नाम, कुछ लोग तो बोल रहे थे कि इंडिया होना चाहिए, कुछ सदस्य जो थे असेंबली के वो कह रहे थे कि नहीं भारत होना चाहिए। अब यहाँ पे ना बहस हुई, काफ़ी लंबी बहस हुई, क्योंकि मैंने आपको एक जो फर्स्ट जब मैंने बताया था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि एक एक क्लॉज के अंदर कैसे डिबेट्स हुई थी, क्लियर। ऐसा नहीं कि जो 395 अनुच्छेद डाले गए 1 से 395 तक, उन पे कोई बहस नहीं हुई और बस जिसका मन किया डाल दिया, नहीं, हर एक पे काफ़ी गहर विचार करके उनको हमारे संविधान में डाला गया है, क्लियर। बट जो लोग थे उनकी भी राय ली गई, जो असेंबली के अदर मेंबर्स थे उनसे भी डिस्कशन किया गया, सबका निचोड़ निकालने के बाद जो सबसे बेस्ट बनता था वो प्रोविज़न आज हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बहस ये हो रही थी कि भारत का नाम जो है, इंडिया का जो नाम है, इंडिया भी रखा जाए और भारत, कुछ कह रहे थे भारत रखा जाए, कुछ कह रहे थे इंडिया रखा जाए। यहाँ पे अब जो असेंबली थी, फाइनली जब वोटिंग होती है तो लोग ज़्यादातर वोट करते हैं किस पे, इंडिया पे भी और भारत पे भी, यानी कि कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। तो यहाँ पे अब असेंबली क्या डिसाइड करती है कि हम क्या करेंगे, दोनों ही नाम ले लेते हैं, इंडिया दैट इज भारत, क्लियर। अब हिंदी में आपको लिखा है भारत, जिसका नाम इंडिया भी है, क्लियर, इंडिया दैट इज भारत, ये उन्होंने डाल दिया। अब इससे हुआ कि दोनों पक्ष के जो लोग थे वो खुश हो गए कि हाँ इंडिया भी आ गया और भारत भी आ गया। यही मैंने आपको एक 2020 का एक केस था। हुआ क्या कि एक व्यक्ति ने, आपको नाम जानने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, नाम अगर जाना चाहते हैं तो। हुआ क्या कि उस व्यक्ति ने क्या बोला कि देखिए जो इंडिया है ना, ये ब्रिटिश का नाम दिया हुआ है, अंग्रेजों का नाम दिया हुआ है। अब ये यहाँ से ना, जब भी मैं इंडिया सुनता हूँ तो मुझे ना गुलामी, आज भी ऐसा लगता है हमारा देश गुलाम है अंग्रेजों का, क्योंकि नाम जब उनका दिया हुआ है, हमने वही नहीं चेंज किया, तो कहाँ हम कह सकते हैं हम आज़ाद हैं। तो ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जब सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करती है तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि बेटा देखो, आप संविधान नहीं पढ़ते हैं, आप संविधान पढ़ो, उसमें आर्टिकल 1 में ही लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, ऑलरेडी मेंशन है कि इंडिया जो कि भारत भी है, उसका नाम भारत भी है। तो आपको किसने कहा कि इंडिया बोलो, आप भारत बोल दो, क्लियर। तो यहाँ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों। अब होता क्या है कि हम जैसे जो लेमन होते हैं, जो कॉमन पीपल होता है, वो इतनी गहराई से कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ता है, क्लियर। अब मैं आपको इसलिए ये जो मेरा कहते हैं ना अप्रोच, यही रहा है कि आपको आर्टिकल्स के थ्रू पॉलिटी को पढ़ाया जाए, ताकि एग्जामिनर कैसे भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन डाले, आप उसको आराम से, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज समझ में आ गई, पढ़ लिया एक बार आर्टिकल टू आर्टिकल, आपके लिए पॉलिटी फिर आपके लिए बिल्कुल चुटकी वाला खेल रह जाएगा, क्लियर। चलिए अब बात आती है कि जो ये जो यहाँ पे कंसेप्ट आता है, एक तो आता है, दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1, यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्लियर, और टेरिटरी ऑफ इंडिया। इन दोनों में फर्क क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते तो उसमें टेरिटरी इंक्लूड होती होगी, बट टेरिटरी ऑफ इंडिया भी एक अलग वर्ड है। इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या है, जिसके अंदर पावर का डिवीजन किया गया, यानी कि इसमें ओनली आपके कौन आएंगे, स्टेट्स आएंगे, इसमें आपकी यूटीज नहीं आएंगे, क्लियर। जैसे अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, ये नहीं आएंगे, वही पार्ट आएंगे इंडिया के जो कि आपके सेंटर और स्टेट, जिनके अंदर असेंबलीज बनी हुई है और वो पावर डिवीजन करते हैं अकॉर्डिंग टू द 7th शेड्यूल, उनको हम कहेंगे दैट इज द पार्ट ऑफ यूनियन, क्लियर, यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसके बाद टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसको बोलेंगे नॉट ओनली स्टेट्स, इसमें ना सिर्फ स्टेट्स होंगे, इसके अंदर आपका यूटीज भी होंगे, ठीक है, 1 आपके स्टेट्स भी होंगे, दूसरा यूटीज भी होंगे, तीसरा ये बोला गया है जो भी एक्वायर्ड टेरिटरीज होंगी, क्लियर, जो कि भारत एक्वायर करेगा फॉरेन कंट्रीज की लैंड को, वो भी होगा एक्वायर्ड। अब इसमें क्या बोला गया, एक्वायर का मतलब ये नहीं कि भाई आप जो एक ही बार मतलब ऐसा नहीं कि आप फॉरेन कंट्री से हमेशा जीत के ही आओगे, क्लियर, या लड़ाई करके एक्वायर करेंगे, नहीं, इसमें बोला गया है आप रेफरेंडम भी कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ के लोगों से, अगर वो चाहते हैं वो जुड़े तो आप ले सकते हैं, या वो कोई फॉरेन कंट्री खुद अपना पार्ट अलग करके आपके साथ जुड़वाना चाहता है, तब भी उसको आप क्या बोलेगा, एक्वायर्ड टेरिटरीज, क्लियर। ऐसा नहीं है कि वॉर करके ही हमेशा जीता जाए, क्लियर। चलिए उसके बाद अब आता है
टेरिटरी ऑफ इंडिया मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों में फर्क क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं आएगा, यूनियन ऑफ इंडिया आएगा, यूनियन ऑफ इंडिया। इन दोनों वर्ड्स में फर्क क्या होता है, फर्क सिर्फ इतना ही है, जहां मैं बोलूँ यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सिर्फ पर्टिकुलर क्या आएगी, मेरे जो स्टेट्स आएंगे जिसके साथ पावर का बैलेंस हो रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। टेरिटरी ऑफ इंडिया में आपके तीन चीजें आ जाएंगी, स्टेट्स भी आएंगे, यूटीज भी आएंगे, और जो टेरिटरी हम एक्वायर करेंगे फ्यूचर में। क्लियर, यहाँ पे देखिए बात फ्यूचर की भी हो रखी है। क्लियर, अब चाहते तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स क्या करते, वो चाहते तो सिर्फ यहाँ तक छोड़ सकते थे ना, स्टेट्स और यूटीज। अब जैसे हमने अभी नेक्स्ट अभी थोड़ी देर बाद मैं डिस्कस करूंगा, सिक्किम को जब इंक्लूड किया था तो वो क्या था, उस टाइम इनिशियली सिक्किम जो है पार्ट नहीं था इंडिया का। क्लियर, तो अब ये इंक्लूड किया गया तो वो क्या पहले क्या बने, एक्वायर्ड टेरिटरीज, बाद में क्या बन गया, फुल फ्लेज स्टेट बन गया। अब देखिए उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 2। ये क्या बोलता है, आर्टिकल 1 हमने डिस्कस कर लिया, आर्टिकल 2 ये क्या कहता है, आर्टिकल 2 ये बोलता है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में एडमिट और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। ये है हमारा आर्टिकल नंबर 2। देखिए फर्क क्या है इसमें, ये अभी आपको ना आर्टिकल 3 बताऊंगा तब थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन अभी बता देता हूँ आर्टिकल 2 क्या करे। यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर दी गई है, पार्लियामेंट को ये बोला गया है कि आप चाहे तो जब भी आपको ये लगे कि मान लो कोई फॉरेन टेरिटरी है, ठीक है, आप उसको इंडिया का पार्ट बनाना चाहते हैं तो आपके पास पावर है, आप बना सकते हैं। क्लियर, अब देखिए क्या होता क्या है, मान लीजिए मैं सिर्फ अपर पार्ट बना रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा प्यारा सा भारत है। क्लियर, देखिए होता क्या है, यहां पे मान लीजिए जो नेपाल है, ये वाला एरिया, अब नेपाल मान लो फ्यूचर के अंदर यहां पे गवर्नमेंट के साथ कोई समझौता हो, ठीक है, मान लो चाइना अटैक करे लेकिन नेपाल इतना वीक हो जाए कि भी वो अपनी रक्षा ना कर पाए, तो वो हो सकता है कि वो बोले कि हम आपका पार्ट बनना चाहते हैं बट आप हमारी जो है रक्षा करिए चाइना से। तो इंडिया जो है पार्लियामेंट को अथॉरिटी दी गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आप ऐसा कर सकते हैं। क्लियर, वो किसके तहत करेंगे, आर्टिकल 2 के तहत। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जो पार्ट अभी इंडिया का यूनियन के अंदर नहीं आता, आप सिर्फ आर्टिकल 2 के तहत उसको क्या है मिला सकते हैं अपने यूनियन के अंदर, ये बोला गया आर्टिकल 2 के अंदर। आर्टिकल 3 में क्या बोला गया है, जो कि हमारा नेक्स्ट ये है पार्लियामेंट की पावर, आर्टिकल 3 के अंदर क्या दिया है। देखिए आर्टिकल 3 में ये बोला गया है कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है, पार्लियामेंट हैज अथॉरिटी, अथॉरिटी किस चीज की, यहां पे 4 चीजें दी गई है, ठीक है, एक बार मैं इरेज कर दूं थोड़ा। नंबर 1, इसमें यह बोला गया है कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी स्टेट के जो आपका मान लो जो टेरिटरी है स्टेट की, उसको डिवाइड करके या सेपरेट करके, ठीक है, डिवाइड या सेपरेट करके न्यू स्टेट बना सकता है। क्लियर, मान लो जैसे आंध्र प्रदेश था हमारा, उसमें हुआ क्या, उसके अंदर से हमने एक पार्ट को अलग करा और क्या बना दिया, तेलंगाना। तो ये किसके तहत हुआ था, आर्टिकल नंबर 3 के तहत, नॉट आर्टिकल 2, क्योंकि आर्टिकल 2 क्या बोलता है, जो अभी टेरिटरी आपका पार्ट नहीं है बट आप उसको एक्वायर करके अपना यूनियन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो आर्टिकल 2 यूज करेंगे। क्लियर, आर्टिकल 3 ये बोला गया है अभी मान लीजिए आपका पार्ट तो है बट उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे आप उसको डिवाइड करके एक नया स्टेट बनाना चाहते हैं या फिर 2 स्टेट को मर्ज करके एक नया स्टेट बनाना चाहते हैं। क्लियर, डिवाइड और सेपरेट करके एक नया स्टेट बनाना चाहते हैं। दूसरा, आप अगर नेम को चेंज करना चाहते हैं, नेम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, आर्टिकल 3 के तहत करेंगे। दूसरा ये बोला गया है पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी स्टेट का जो एरिया है, एरिया को क्या कर सकती है, या तो डिमिनिश यानी कि छोटा कर सकती है। मान लीजिए आज फॉर एग्जांपल जैसे हरियाणा का एरिया कितना है, 44,000 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर, तो चाहे तो उसको कम करके 40 स्क्वायर किलोमीटर भी कर सकते, नॉट 40,000 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर, 4,000 स्क्वायर किलोमीटर हो सकता है वो किसी और स्टेट के साथ मर्ज करके उसको दूसरे स्टेट में या फिर अलग से एक इंडिपेंडेंट स्टेट भी बना सकते हैं। ये कौन कर सकता है, सिर्फ पार्लियामेंट। थर्ड ये बोला गया है
चाहे तो एरिया जो है उसको इंक्रीज भी कर सकती है। यही फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा की देता हूँ, जैसे 44,000 स्क्वायर किलोमीटर है, अब उसको चाहे तो पंजाब से कुछ पार्ट को लेकर के 50,000 स्क्वायर किलोमीटर भी कर सकती है, क्लियर, तो बढ़ा भी सकती है। उसके बाद फोर्थ ही बोला गया है आप जो बाउंड्रीज हैं उनको अल्टर कर सकते हैं, जो स्टेट की बाउंड्रीज हैं उनको अल्टर कर सकते हैं, जो नाम है उसको भी चेंज कर सकते हैं। ये सारे काम किसके तहत दिए गए? आर्टिकल नंबर 3 के तहत। अब आपके पास देखिए यहां पे भी क्या बोला गया इस आर्टिकल 3 के अंदर कि पार्लियामेंट चाहे तो नया स्टेट बना सकती है या फिर दो स्टेट्स को मर्ज करके एक नया स्टेट बना सकती है। और आर्टिकल 2 में भी यही बोला गया था कि पार्लियामेंट चाहे तो एक नया स्टेट एडमिट कर सकती है और स्टैब्लिश कर सकती है। बट फर्क क्या है, देखिए यहां पे ना थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है बच्चों को आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में, क्लियर। देखिए यहां पे मैं मैप बना देता हूं एक बार, रफली बना रहा हूं, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए। मान लीजिए जैसे ये हमारा इंडिया है, हंसना मत, क्लियर, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए आर्टिकल 2 के अंदर क्या होता है, आर्टिकल 2 में ये बोला गया मान लीजिए आज जैसे भूटान हमारा पार्ट नहीं है, नेपाल हमारा पार्ट नहीं है, क्लियर, अलग कंट्री है, बट फ्यूचर में ऐसी कुछ सिचुएशन बन जाए, क्लियर, कि ये दोनों देश ये बोले कि हम जो है इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो विद्रोह कर दे कि नहीं हमें तो इंडिया के जैसे इंडिया के अंदर रूल है, या तो वैसा करो या नहीं तो हमें इंडिया में मिलाओ, क्लियर। अब ये ऐसी कंडीशन होती नहीं है भूटान इसमें, ठीक है, जैसे श्रीलंका है, ये भी बोलते हैं यहाँ के लोग कि हम इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। यहाँ पाकिस्तान, ये भी लोग बोले कि हम जो है इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्लियर। तो अब इस सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है पार्लियामेंट के पास पावर है, क्लियर, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेगी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 2, और ये जितने भी कंट्रीज हैं उनको एक्वायर करेगी और इंडिया का जो यूनियन का पार्ट बना लेगी, ओके, मेक पार्ट ऑफ यूनियन, क्लियर। यहां पे ये बोला गया है कि आपकी जो टेरिटरीज आज नहीं है आपके पास, आप उनको एडमिट कर सकते हैं अपने यूनियन में, यहां पे ये बोला गया आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल 3 में क्या बोला गया, यहां पे मैंने क्या बताया था, नया स्टेट बनाएंगे लेकिन एडमिट करके या एडमिशन करके, क्लियर, जो अभी आपका पार्ट नहीं है उसको। लेकिन आर्टिकल 3 में क्या बोला गया है, जैसे अभी यहां पे मान लीजिए ये हरियाणा है, ये पंजाब है, और मान लो ये पहले का आंध्र प्रदेश है, इतना बड़ा, यहां तक तो नहीं आएगा, ये मान लीजिए जैसे यहां तक आंध्र प्रदेश था, क्लियर। अब यहां पे ये बोला गया आर्टिकल नंबर 3 के अंदर जो आपका यूनियन का भी ऑलरेडी पार्ट है, इसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। क्या? या तो आप इसके अंदर से ऐसे पार्ट डिवाइड करके एक नया स्टेट बना सकते हैं जिसको हमने तेलंगाना बोला, या तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर से कोई इतना सा एरिया अलग करके, ठीक है, उसका एक अलग स्टेट बना सकते हैं। या फिर मान लो हो सकता है त्रिपुरा और मिजोरम की ज़्यादा वो हो रही है तो हम दोनों को मर्ज करके क्यों ना एक नया एक ही स्टेट बना दे, या हो सकता है अरुणाचल प्रदेश को मर्ज करके आसाम में एक नया स्टेट बना दे, क्लियर। यानी कि यहाँ पे जो आपका ऑलरेडी टेरिटरी है उसी के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, ये बोला गया आर्टिकल नंबर 3 में। आर्टिकल 2 में बोला गया जो टेरिटरी अभी आपका पार्ट नहीं है आप उसको इंक्लूड करना चाहते हैं अक्वायर करके, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, आर्टिकल 2 को यूज करके, क्लियर। अब दोनों के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा, क्लियर। मैंने आपको कल जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने बताया था, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन कुछ भी लगाते हैं तो उसके लिए भी क्या बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, क्लियर। इसको भी हम क्या बोलेंगे, अमेंड बोलेंगे। वो बात अलग है कि हम यहाँ पे आर्टिकल 368 का यूज करेंगे या नहीं करेंगे, क्लियर। क्योंकि जो मैंने आपको अमेंड वाला चैप्टर पढ़ाया था, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, उसमें मैंने बताया था आर्टिकल 368 का यूज तभी करते हैं जब उसमें हमें स्पेशल मेजोरिटी और हाफ ऑफ द स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है। बट बाकी मैंने आपको एक कुछ एक्ट्स भी बताए थे जिसमें हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। तो जहां ये वाला पार्ट है, पार्ट 1, इसमें कुछ भी करना है हमें, उसके लिए हमें कौन सी मेजोरिटी लगेगी, सिंपल मेजोरिटी। इनकेस मान लो नेपाल जो है इंडिया, नेपाल छोड़ो, चलो पाकिस्तान लगा लो, ठीक है, पाकिस्तान जो है इंडिया का पार्ट बन जाता है इन फ्यूचर, तो पाकिस्तान जब इंडिया का पार्ट बनेगा तो पार्लियामेंट जो है इंडिया की वो आर्टिकल 2 को यूज करते हुए एक्वायर करेगी पाकिस्तान की टेरिटरीज को, क्लियर, और बोलेगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वहां पे एक नंबर दिया जाएगा, जैसे मान लो अभी 104 है तो 105 बन जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। बट ये अमेंडमेंट इस आर्टिकल तहत नहीं हुआ है 368 के तहत, क्लियर। यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से पास हुआ और विदाउट यूजिंग दिस आर्टिकल, क्लियर। ये धीरे धीरे आपको जब आगे फर्दर हम चलते चलेंगे आपको क्लियर होता जाएगा।
368 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अंदर आपको जब भी अमेंड करना है उसके मान के चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे तभी अमेंड करोगे इसके तहत, अदरवाइज सिंपल मेजोरिटी के लिए आपको ये यूज़ नहीं करना है। उसमें आप नॉर्मल जो पार्लियामेंट से एक्ट पास करोगे और उसको अमेंड कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। क्लियर? तो इसलिए जो है आप देखेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट ऐसे हैं जो कि सिंपल मेजोरिटी से भी पास हुए। क्लियर? जैसे अभी आपका ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, ये क्या था, सिंपल मेजोरिटी से ही पास हुआ था। क्लियर? वहाँ पे आपको स्पेशल मेजोरिटी नहीं रिक्वायरमेंट हो रही थी। अब आर्टिकल 3 में क्या बोला गया था, यहाँ पे हमने आपको बता दिया ना कि नया स्टेट बनेगा लेकिन आप जो टेरिटरी अभी आपके पास है उसी में से बना सकते हैं। मान लो आंध्रा से ये बना दिया, उधर से महाराष्ट्र के अंदर से आपने ये विदर्भ अलग कर दिया, ठीक है, मराठवाड़ा रीजन है उसको अलग कर दिया, फिर गुजरात के अंदर कच्छ वाला है उसको एक अलग स्टेट बना दिया। क्लियर? ऐसे करके अब जैसे यहाँ पे पंजाब पहले यहाँ तक होता था, यहाँ से हरियाणा अलग कर दिया, फिर उसके बाद कुछ एरिया जो हिमाचल के अंदर डाल दिया गया था, हिल टेरिटरीज। तो ये क्या ये कैसे किया गया था, ये यूज़ किया था आर्टिकल नंबर 3। क्लियर? तो आर्टिकल 3 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को कि दोनों में यही बोला गया है कि स्टेट को आप बना सकते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है, आर्टिकल 2 में जो इंडिया टेरिटरी का पार्ट नहीं है आप उसको एक्वायर करके इंडियन यूनियन का पार्ट बनाना चाहते हैं तो आर्टिकल 2 को यूज़ करेंगे। 3 में क्या बोला गया है, अभी आपका टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है, लेकिन उसको आप कैसे डालेंगे, आप उसको अल्टर कर सकते हैं, उसकी बाउंड्रीज को, यानी जो बाउंड्री है एरिया है उसको कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मर्ज करके। अब इसमें ये भी बोला गया एक यूटी को आप भी स्टेट बना सकते हैं, या एक यूटी 2 यूटीज को भी मर्ज कर सकते हैं, ठीक है, एक बड़ी यूटी बना दें, या फिर 2 यूटी को मिला करके मर्ज करके आप एक नया स्टेट भी बना सकते हैं। क्लियर? अभी आपको जैसे आगे मैं बताता चलूंगा कि कैसे आगे चल के कुछ यूटीज जो है पहले यूटी थी बाद में उनको क्या बना दिया, फुल फ्लैश स्टेट भी बना दिया। क्लियर? चलिए यहां तक आपको आर्टिकल 1, 2, 3 कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 4 की। देखिए आर्टिकल नंबर 4 क्या बोला गया है, जो भी आर्टिकल 2 और 3 के अंदर आप अमेंड करेंगे उसके साथ साथ आप शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 इसको भी चेंज करेंगे, अमेंड करेंगे। अब शेड्यूल 1 मैंने आपको क्या बताया था, किससे डील करता है, नेम ऑफ द यूनियन और उसकी टेरिटरी कहां तक होंगी, ठीक है, उसकी बाउंड्रीज बता रखी है किसमें, शेड्यूल 1 में। दूसरा उसका नाम क्या होगा टेरिटरी का, क्लियर, वो भी कहां पे है, शेड्यूल 1 में। फिर शेड्यूल 1 में मैंने आपको उस लास्ट लेक्चर में क्या बता रखा था, शेड्यूल 4 आपका किससे डील करता है, दैट इज सीट्स जो है राज्यसभा में स्टेट को कितनी मिलेगी, क्लियर, वो किसमें है, अनुसूची 4 के अंदर। क्लियर? अब देखिए आर्टिकल 4 ये बोलता है, मान लो इन केस आप आर्टिकल 2 और 3 को चेंज करते हैं, अमेंड करते हैं, तो आर्टिकल 4 बोलता है आप शेड्यूल 1 और 4 को भी चेंज करेंगे। क्लियर? यानी कि आप इनको भी अमेंड करके चेंज करेंगे। क्लियर? ये है आपका आर्टिकल नंबर 4। यहाँ पे हम जो है आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें जो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आज हम जो स्टेट्स देखते हैं, क्या ये आज जो 28 स्टेट्स हैं, क्लियर, क्या स्टार्टिंग से ये इतने ही रहे होंगे? सो द आंसर इज नो, स्टार्टिंग में इतने तो नहीं थे, कम थे। क्लियर? और जब इनिशियली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम तो 29 स्टेट थे, बाद में वो घट के 14 रह गए थे, फिर दोबारा से 28 हुए, फिर 29 हुए, फिर अगेन 28 हुए। ठीक है, ये सारी क्या है, हमारी हिस्ट्री है एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटी, कि जो हमारे राज्य हैं ये कैसे बने, यूटीज में कैसे कन्वर्ट हुई है। क्लियर? तो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके पीछे की कहानी क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए जब इंडिया आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो उस टाइम आपको पता है इंडिया 2 तरीके की पॉलिटी के अंदर था। सबसे पहले ब्रिटिश जो गवर्न करते थे जिस टेरिटरी को, जिसको हम बोलते थे ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी। दूसरा था प्रिंसली स्टेट। क्लियर? अब यहाँ पे क्या था, प्रिंसली स्टेट भी थे और ब्रिटिश टेरिटरी भी थी, लेकिन क्या दोनों के ऊपर फंक्शन सेम थे? नो, अलग अलग थे। वहाँ पे प्रिंसली स्टेट अपने अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन करता था, ब्रिटिशर्स अपने अकॉर्डिंग करते थे। लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम ऐसे 29 स्टेट थे, ये 1947 की बात कर रहा हूँ, 29 स्टेट थे, जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डिवाइड किया पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। 4 हिस्सों में डिवाइड किया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। अब पार्ट ए के अंदर क्या बोला गया, पार्ट ए में बोला गया जो भी ब्रिटिश टेरिटरीज थी, ठीक है, जिन पे ब्रिटिश डायरेक्ट रूल करते थे, वो तो आएंगे सारे किस में, ब्रिटिश टेरिटरी, वो तो किस में आएंगे, पार्ट ए में। क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे आपका मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, बंगाल हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सारे किस में आएंगे, पार्ट ए में।
पार्ट बी में बोला गया जो प्रिंसली स्टेट थे वो आएंगे, प्रिंसली स्टेट्स, जैसे आपका राजस्थान हो गया, क्लियर, और उसके बाद आपका ये हैदराबाद हो गया, ये सारे किस में आएंगे, पार्ट बी में आएंगे। पार्ट सी, इसमें बोला गया जो चीफ कमिश्नर की प्रोविंसेस थी, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस प्लस कुछ प्रिंसली स्टेट जो इस लिस्ट में नहीं आए पार्ट बी के अंदर, वो भी कहां पे आएंगे, पार्ट सी में, प्रिंसली स्टेट अदर देन पार्ट बी। पार्ट डी में सिर्फ एक ही डाला गया, दैट इज अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार को डाला गया किसमें, पार्ट डी के अंदर। ये कुछ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जब बना था उस टाइम डिवीजन हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, पार्ट ए में वो स्टेट डाले गए थे जो ब्रिटिश टेरिटरी थी उस टाइम, क्लियर, जब हम 1947 में आज़ाद हुए थे उस टाइम जो ब्रिटिश रूल कर रहे थे वो डाले गए पार्ट ए में। पार्ट बी में जो प्रिंसेस थे, प्रिंसली स्टेट थे, उनको डाला गया। पार्ट सी में जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी, जैसे आपके मान लो जैसे पुडुचेरी होगी जिसपे आपका गवर्नर ना रूल करके वहाँ पे जो कि एक डायरेक्ट चीफ कमिश्नर रूल करता था, क्लियर, तो वो इसमें डाले गए। और प्लस में जो प्रिंसली स्टेट्स इस लिस्ट में नहीं थे वो इसमें डाले गए। पार्ट डी में अंडमान निकोबार को अलग से रखा गया, क्लियर। ये था, आपको ये लिस्ट रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि इनिशियली कैसे जो है ना हमारा आज जो स्टेट्स बनते हुए हमें मिले हैं, ठीक है। तो 29 स्टेट थे, क्लियर। ये लिस्ट जो है आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए था ये। इसके बाद में यहाँ पे है ना, जब ये लिस्ट बनती है तो धीरे धीरे क्या होता है कि गवर्नमेंट इनको एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए, ठीक है, इनमें कुछ अरेंजमेंट्स करती है। वो कैसे, यहाँ पे है ना कुछ डिमांड्स होती हैं जब ये स्टेट्स बना दिए जाते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे ना डिमांड उठती है, लोकल जो साउथ इंडियंस थे, स्पेशली साउथ इंडिया में डिमांड उठती है कि जो हमारा कल्चर है, हमारी जो लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना स्टेट बनाया जाए, अकॉर्डिंग टू कल्चर एंड लैंग्वेजेस। भाई जो भाषा है हमारी और जो हमारा कल्चर है उसके अकॉर्डिंग हमें राज्य बना के दें, क्लियर। ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल जैसे पंजाब है, आज हम देखते हैं पंजाब के अंदर बेसिकली क्या चलता है, पंजाबी। अब पंजाब के अंदर मान लो बिहार भी ऐड कर दिया जाए तो क्या यहाँ पे आपको लगता है, आज आपको वो बात अलग है कि बिहार से लोग यहाँ पे जॉब करते हैं, क्लियर, बट मान लो जी जो पार्ट टेरिटरी है बिहार की पंजाब के साथ जोड़ दी जाए तो क्या आपको लगता है कि उनका कल्चर सेम है, नो। क्या लैंग्वेज सेम है, नो। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे पंजाबी जो लोग हैं वो खुश रह पाएंगे, नो। सो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे ही साउथ इंडिया के अंदर जैसे कुछ कन्नड़ बोलते थे, कुछ मलयालम, कुछ तेलुगु, तमिल, ठीक है, और यहाँ पे भाषा के ऊपर ना विद्रोह होने लगे कि हम जो तेलुगु बोलते हैं वो तमिल, सारे कैसे एक साथ रह सकते हैं। तो आप क्या करें, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है नए स्टेट्स बनाए। यहाँ पे डिमांड उठने लगी लेकिन गवर्नमेंट ने इनिशियली नहीं सुना। अब धीरे धीरे हुआ क्या, लोग थोड़े से विद्रोह करने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले आपका कमीशन बैठता है, सबसे पहले जून 1948 में, सन 1948 जून के अंदर एक कमीशन बैठाती है नेहरू जी की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम, इंटर गवर्नमेंट। वो क्या करते हैं, यहाँ पे धार कमीशन जो है वो बुलाया जाता है। चेयरमैन कौन थे यहाँ पे, मिस्टर धार कमीशन। उनसे ये बोला जाता है कि आप पूरे इस मैटर को स्टडी करें और देखें और हमें इसकी फीडबैक दें कि क्या हमें करना चाहिए, कि नए स्टेट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। अब जब ये कमीशन बैठा, इसने अपनी रिपोर्ट बना के दे दी कब, दिसंबर 1948 में। बना कब था, जून 1948 में। रिपोर्ट कब दे दी इसने, दिसंबर 1948 में। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने ये बोला था कि लैंग्वेज के आधार पे स्टेट नहीं बनना चाहिए, स्टेट बनना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपको शासन चलाना है उसमें सहूलियत देखो आप। अगर वहाँ पे आपको दिक्कत आ रही तो स्टेट बनाओ, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्टेट मत बनाइए आप। अब जब ये रिपोर्ट आई अगेन साउथ इंडिया में जो और बवाल हो गया। अगेन सेकेंड कमीशन आता है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं JVP कमीशन, JVP कमेटी, नॉट कमीशन। ये कमीशन है, ये कमेटी है, फर्क कुछ नहीं है, आपको बस बताने के लिए। JVP कमेटी में क्या था, देखिए ये कमेटी के मेंबर कौन थे, ये देखिए पहले 3 मेंबर थे, उन्हीं के नाम पे ये कमेटी का नाम भी है। जे से था जवाहरलाल नेहरू, मैं सिर्फ नेहरू जी लिख रहा हूँ यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू। वी से कौन था, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल।
और यहाँ से पी से कौन था, पटाभी, सितार और मैया, ठीक है, सितार रमैया। अब देखिए 3 मेंबर थे, कौन कौन से, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी, सीतारमैया। अब इनके फर्स्ट लेटर जो नाम के थे वहीं से इस कमेटी का नाम क्या बन गया, JVP कमेटी। इन्होंने भी, ये कब बनी थी, दिसंबर 1948 में ये कमेटी बनी। इन्होंने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट दी, क्लियर, अप्रैल 1949 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी कमेटी की। अगेन इन्होंने क्या बोला, लैंग्वेज के ऊपर नहीं बनना चाहिए, क्लियर, इन्होंने भी मना कर दिया। यहां पे अब होता क्या है, एक पोटी श्री मालू नाम के व्यक्ति थे, पोटी श्री मालू, ये हंगर स्ट्राइक करते हैं, क्लियर, 58 डेज की। लक्ष्मीकांत में आपके 56 डेज है और जो एनसीईआरटी है उसमें आपके कितने हैं, 58 डेज है। तो आप लक्ष्मीकांत को छोड़ के 58 डेज ही मान लेना, क्योंकि एनसीईआरटी को जो है हम प्रेफर करते हैं। तो 58 डेज की हंगर स्ट्राइक करते हैं। तो गवर्नमेंट पहले तो हल्के में लेती कि चलो कोई बात नहीं, अपनी हंगर स्ट्राइक छोड़ देगा, लेकिन उसकी हो जाती है क्या, अल्टीमेटली डेथ, क्लियर। यहाँ पे अब हो जाता है बवाल स्टार्ट। यहाँ पे फिर आपका यहाँ पे बनता है, जो नेहरू जी की गवर्नमेंट थी वो एक नया कमीशन बैठाती है जिसका नाम क्या था, यहाँ मैंने लिखा हुआ है फजल अली कमीशन, फजल अली कमीशन। अब ये जो कमीशन है, अगेन ये अपनी रिपोर्ट देता है। इसने क्या बोला रिपोर्ट में, इन्होंने ये बोला कि देखिए लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप स्टेट बना सकते हैं, इन्होंने ये बोला बना सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन ये भी दी कि स्टेट ऐसे नहीं बनना चाहिए, 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, क्लियर। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए 1 लैंग्वेज 1 स्टेट का मतलब क्या होता है, इन्होंने ये बोला कि आप भाषा के आधार पर राज्य तो बनाए, नए राज्य, लेकिन ऐसा ना हो कि एक भाषा है और उसका भी अपना अलग एक राज्य है, क्लियर। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना समझ में आना जरूरी है। देखिए होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, ये जस्ट मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, चलो थोड़ा वैसे एक रैंडमली बना लेता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट से बनाने की। चलिए मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर लैंड है जिसको हम बोलते हैं हरियाणा, क्लियर। अपर पार्ट नॉर्थ हरियाणा, ये साउथ हरियाणा, ये ईस्ट हरियाणा, ये वेस्ट हरियाणा, क्लियर। अब मान लीजिए साउथ हरियाणा में थोड़ी सी राजस्थान की लैंग्वेज जो टच में आती है, यहाँ पे भी थोड़ी सी राजस्थान की टच में लैंग्वेज आती है, यहाँ यूपी की टच में आती है लैंग्वेज, यहाँ थोड़ी सी पंजाब की जो है वो लैंग्वेज टच में आती है। अगर आप अम्बाला साइड, कुरुक्षेत्र साइड जाएंगे वहाँ पे पंजाबी बोलते हैं लोग। यहाँ नीचे आएंगे साउदर्न हरियाणा और वेस्टर्न हरियाणा, यहाँ पे राजस्थानी टच में आती है, यहाँ थोड़ी सी यूपी की लैंग्वेज टच में आती है। तो उनका ये कहना था ऐसा ना हो कि आप जो स्टेट नए बनाए उसमें अब जो सदर्न हरियाणा के लोग हैं वो बोले कि भाई हम तो राजस्थान जैसी भाषा बोलते हैं, तो हमें जो अलग एक स्टेट बना दो हमारी, क्योंकि भाषा जो नॉर्दर्न हरियाणा है उससे अलग है, तो हमारा एक अलग स्टेट बनाओ। ये बोले हमारी यूपी से थोड़ी अलग भाषा है और हरियाणा से भी अलग है, तो हमें जो है एक अलग स्टेट बना। उन्होंने ये बोला था कि जितनी भाषाएं उतने राज्य नहीं होने चाहिए, क्लियर, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था। और उन्होंने ये बोला था जब भी आप नया राज्य बनाए तो कुछ बातों का ध्यान रखना। कौन कौन सी बातें, सबसे पहले यूनिटी और इंटरनल सिक्योरिटी जो है देश की वो बनी रहे, उसमें कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। दूसरा, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेशन जो मैटर है वो आपका सही चलना चाहिए। ये कुछ कंडीशन जो है इन्होंने फजल अली कमीशन ने बताई थी। चलिए अब उसके बाद आता है स्टेटस इन 1956। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जब पोटी श्री मालू 1953 में उनकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पे गवर्नमेंट आ जाती है प्रेशर में। तो वो क्या करते हैं, अब इनकी डिमांड क्या थी पोटी श्री मालू की, इनकी डिमांड ये थी कि आप जो स्टेट बनाए आंध्र प्रदेश, जो कि तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स का हो, तेलुगु स्पीकिंग लोग जो हैं वो इसके अंदर आए, क्लियर। तो पहले तो गवर्नमेंट ने मना किया, मानी नहीं। जब इनकी डेथ हो गई तो आंध्र प्रदेश बना दिया। अब आंध्र प्रदेश बना कैसे था, मान लीजिए कुछ पार्ट जैसे सम पार्ट कहाँ से लिया इनका, इस स्टेट को बनाने के लिए, जो आज का हमारा तमिलनाडु, उस टाइम तो मद्रास था, आज का तमिलनाडु, कुछ टेरिटरीज तो वहाँ से ली, कुछ आपकी कर्नाटका से ली, और कुछ जो है उस टाइम हैदराबाद स्टेट था। ये आपको मैं लास्ट में ना मैप में भी शो करूँगा, क्लियर। जो हैदराबाद स्टेट था इनको मिला करके यहाँ पे बना दिया गया क्या, आंध्र प्रदेश स्टेट, क्लियर। बाद में आगे चल के यही आंध्र प्रदेश से एक और स्टेट बन जाता है, क्या बन जाता है 2014 में तेलंगाना। अब ये
आंध्र प्रदेश कब बनता है? 1953 में। तो यानी कि पहला एक ऐसा राज्य जो कि भाषा के आधार पर बना था वो था आंध्र प्रदेश। ये कई बार स्कूल वाली जो जीके है ये कई बार एग्जाम से पूछ ली जाती है। क्लियर? हमारे जो यूपीएससी लेवल का जो एग्जाम है उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट होता क्या है कि इन्फॉर्मेशन अगर आप कभी आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें आपको लिखने में काम हेल्पफुल रहती है, आ जाती है यूज़ में। याद रखना, एक चीज़ याद रखना बच्चों कि कभी भी ये मत सोचना कि मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे को ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देता हूँ। नो, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है ना, आप उसको, ये जो माइंड है हमारा, ये नहीं पता ये कब कौन सी चीज़ पढ़ी हुई को लिंक कर जाए। क्लियर? हम उस टाइम तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अब जैसे मान लो ये फर्स्ट लिंग्विस्टिक कमीशन, अब मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में कोई क्वेश्चन आ जाए मेंस के अंदर, तो उसमें अब आप क्या करोगे? अब आप पहली बात तो ये आप भूल चुके हो, आपने कभी पढ़ा ही नहीं, ये नॉलेज आपके पास नहीं है, तो आप जब आंसर इससे स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आपका आंसर कैसा लगेगा? थोड़ा अधूरा लगेगा। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ प्रीलिम्स पास करना है, आपको सेकंड स्टेज भी पास करनी है, थर्ड स्टेज भी पास करनी है। क्लियर? तो आपको जो है अपना बेस इस तरीके से लेके चलना है, आपको फैक्चुअल और कंसेप्ट दोनों समझने हैं। क्लियर? और जो छोटे एग्जाम्स के लिए बच्चे तैयारी करते हैं ये उनके लिए है, आपको भी जो है ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ फैक्चुअल रखना है, मुझे कंसेप्ट से मतलब नहीं है। क्लियर? कंसेप्ट अगर समझोगे तो होता क्या है कि जैसे मैंने क्या बताया था, मूवी की स्टोरी से बताया था कि मूवी की स्टोरी हमें क्यों याद रहती है, क्योंकि हमें वो उसके पीछे का कंसेप्ट सारा समझ में आता है कि कौन से एक्टर ने कब कौन सा डायलॉग बोला। क्लियर? ये सारा याद रहता है। चलिए, उसके बाद अब आता है 1956 के अंदर स्टेटस क्या रहता है, क्योंकि 1953 के अंदर जो हमारा आंध्र प्रदेश बन गया था, अब स्टेटस है 1956 के अंदर। 1956 के अंदर गवर्नमेंट ने 7th अमेंडमेंट एक्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन में किया 1956 के अंदर। क्लियर? जो फजल अली कमीशन थी, इनकी जो रिकमेंडेशन थी, क्लियर, उसको मानते हुए 7th अमेंडमेंट एक्ट किया 1956 में। इसमें क्या हुआ, इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन किया, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं इसको, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या हुआ कि जो कुछ राज्य थे उनको ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही चेंज कर दिया, थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज किया। इन्होंने ऑर्गेनाइज करने के बाद जो पहले पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, डी था, जो मैंने अभी आपको बताया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इनको खत्म कर दिया, अबॉलिश, और नए जो थे लिस्ट बनाई, ठीक है, 29 से इन्होंने कर दिया 14 स्टेट्स और 6 यूटीज बनाए अब इन्होंने। क्लियर? जो पहले सिर्फ अंडमान निकोबार जो पार्ट डी के अंदर था, अब यहाँ पे क्या बना दिया, 6 यूटीज बना दिए। अब यहाँ पे कौन कौन से यूटीज थे वो देख लेते हैं एक बार। क्लियर? देखिए, सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे हिमाचल जो प्रदेश आज हमारा स्टेट है, पहले क्या था, ये यूटी बनाया गया था 1956 में। उसके बाद हमारा जो ये है त्रिपुरा, ये क्या था, यूटी था। मणिपुर, ये क्या था, पहले यूटी था। क्लियर? उसके बाद दिल्ली, ये क्या था, यूटी था। उसके बाद अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, ये क्या था, पहले यूटी थे। ऐसे करके टोटल 6 यूटीज बनाए थे, 14 स्टेट्स। इसमें कौन कौन से थे, देखिए, सबसे पहले आपका आता है, अगर मैं टॉप से स्टार्ट करूँ ऊपर से, हाँ, इसमें एक हाँ, टॉप से स्टार्ट करता हूँ तो पंजाब आता है, उसके बाद आपका राजस्थान आता है, उसके बाद आपका हरियाणा नहीं आएगा क्योंकि हरियाणा तो 1966 में बना था। फिर हमारा जो ये था बॉम्बे स्टेट आता है, क्योंकि उस टाइम गुजरात भी नहीं बना था, बॉम्बे आता है। बॉम्बे के नीचे फिर आपका इधर आता है मद्रास रीजन, मद्रास के बाद वेस्ट बंगाल, जो कि पहले उस टाइम बंगाल के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद में आपका आसाम, बिहार, उड़ीसा, क्लियर, मध्य प्रदेश, और आसाम हो गया ना हमारा, ठीक है। ये कुछ जो थे टोटल कितने हैं, और एक था मैसूर। मैसूर पहले एक स्टेट था जिसको आज हम कर्नाटका के नाम से जानते हैं। ये 14 जो राज्य थे पहले क्या थे, 1956 की जो हमारी कंडीशन थी, सिचुएशन थी, ये आपको मैप में भी आपको मैं दिखाऊंगा लास्ट में, जैसे लेक्चर कंक्लूड होगा उसमें लास्ट में ये आपको मैं दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो ये कुछ हमारी सिचुएशन थी। कितने राज्य बनाए थे 1956 के अंदर, 14, और यूटीज कितनी थी, 6। और किसके बिहाफ पे बनाए थे, किसके रिकमेंडेशन पे, फजल अली जो कमीशन था उसकी रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। क्लियर? फिर आता है न्यू स्टेट्स एंड यूटीज आफ्टर 1956। अब 1956 के बाद क्या जो 14 राज्य हैं और 6 यूटीज है, क्या आज भी वही हैं? सो आपको पता है आज हमारे कंट्री में कितने सारे वो है स्टेट्स, बताइए, 29 ही होंगे ना। बताओ कितने बच्चे मानते आफ्टर 1956, बताइए।
सो आंसर इज 28 स्टेट्स है आज, क्लियर। और यूटीज पहले 7 थी, क्लियर, और जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 यूटीज बनाई है, तो क्या हो गया, 7 थी तो 9 हो जानी चाहिए। सो आंसर इज 8। अब आप कहोगे सर 2 हुई है तो 7 2 9 होती है, लेकिन यहाँ पे 8 कैसी है, तो उसका आंसर भी अभी जो है आगे मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले की बात क्या आती है, 1956 में हुआ क्या, सबसे पहले नंबर 1 महाराष्ट्र एंड गुजरात इनको बनाया गया। देखिए महाराष्ट्र जो है उसको तो ऑलरेडी पहले से बॉम्बे जो स्टेट था उसी को नाम चेंज करके क्या बना दिया गया, महाराष्ट्र। जो मराठी स्पीकिंग लोग थे उनको बोला आपके लिए महाराष्ट्र है। जो गुजराती स्पीकिंग लोग थे, बॉम्बे स्टेट की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो बॉम्बे इतना बड़ा स्टेट था, अब उसके अंदर कुछ लोग तो थे जो सिर्फ मराठी बोलते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो गुजराती बोलते थे। तो जिस एरिया में गुजराती बोलते थे वहाँ बना दिया गुजरात, और जिस एरिया में मराठी बोलते थे वहाँ क्या बना दिया, महाराष्ट्र, क्लियर। ये जो था महाराष्ट्र, ये तो ऑलरेडी क्या था, इसका नाम चेंज किया था बस। गुजरात जो है आपका क्या बनता है, क्योंकि 14 राज्य ऑलरेडी थे हमारे पास, जो 15th स्टेट था वो कौन सा बनता है हमारा, दैट इज गुजरात। तो अगर कोई पूछे 15वां राज्य कौन सा बना था, वो था गुजरात। फिर उसके बाद में सेकंड आता है हमारा दादर एंड नगर हवेली। देखिए दादर नगर हवेली आज हमें क्या पता है कि क्या है, यूटी है, लेकिन इनिशियली क्या था, ये किसके अंडर था, पोर्चुगीज के अंदर। जो पोर्चुगीज लोग थे ये उसके ऊपर रूल कर रहे थे, क्लियर। तो 1961 में इसको कहाँ इंडिया के अंदर, पहले 1954 में जो है इसको इंडिया को हैंड ओवर कर दिया जाता है, क्लियर। लेकिन 61 के अंदर 1961 तक जो वहाँ के लोकल लोग थे वही क्या है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे। बट 1961 में पार्लियामेंट ने 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करके जो इसको क्या बना दिया, दादर नगर हवेली को यूटी, यूनियन टेरिटरी बना दिया, फुल फ्लेज्ड, क्लियर। चलिए उसके बाद में सेकंड नंबर पे हो गया हमारा, फर्स्ट था महाराष्ट्र और गुजरात, जिसमें गुजरात क्या बना हमारा 15वां राज्य है। उसके बाद दादर नगर हवेली जो कि किसके नीचे था, पोर्चुगीज के नीचे, और पोर्चुगीज से हमने इसको 10वां संशोधन था, उसके तहत हमने इसको क्या बना दिया, यूटी। फिर उसके बाद में आता है आपका तीसरे नंबर पे गोवा, दमन एंड दीव, दमन एंड दीव। देखिए गोवा, दमन एंड दीव हुआ क्या 1961 के अंदर, क्लियर। गोवा, दमन एंड दीव पे ऑलरेडी पोर्चुगीज थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, नेहरू जी ने इनको बोला कि आप जो है अब इंडिया आज़ाद हो चुका है और इसको छोड़ दीजिए, क्लियर। अब जो है इंडिया इस पर रूल करेगा। लेकिन जो पोर्चुगीज की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने मना कर दिया था, जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन थे पोर्चुगीज की तरफ से उन्होंने कर दिया था मना। तो यहाँ पे क्या हुआ, मिलिट्री एक्शन के थ्रू, क्लियर। फिर ये 1961 में जो एक्वायर किया गया गोवा एंड दमन दीव। तो यहाँ पे हुआ क्या, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ए मीन्स अमेंडमेंट एक्ट, ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1961 के अंदर 62 में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या बना दिया गया, गोवा, दमन एंड दीव को यूटी बनाया। तो गोवा सबसे पहले क्या था, यहाँ पे आज तो स्टेट है पर पहले क्या था, ये यूटी था, क्लियर। आज जो मैंने आपको आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 9 क्यों नहीं है यूटी, क्लियर, 8 क्यों है, तो देखिए 2019 में संविधान में अमेंडमेंट किया गया, अमेंड किया, क्लियर। और उसमें ये बोला गया आज से जो आपका दमन एंड दीव, दमन एंड दीव प्लस में दादर एंड नगर हवेली जो यूटीज हैं, दादर एंड नगर हवेली, ये जो 2 यूटीज हैं इनको क्या कर देते हैं हम, मर्ज करके एक सिंगल यूटी बनाते हैं, 1 सिंगल यूटी, क्लियर। और ये कब से इफेक्ट हुआ है, 26 जनवरी 2020, क्लियर, 26 जनवरी 1900 बोल रहा हूँ ये क्या है कि हिस्ट्री पढ़ के ना दिमाग में बस वो एक ही सेंचुरी याद होती है, 1900, क्लियर। तो 2020 में जो है ये इम्प्लीमेंट हो गया था, इसलिए 8 से वो क्या हो गया, 9 से क्या हो गया, 8 हो गया। आज पता नहीं माइंड मेरा कहाँ बार बार इधर उधर जा रहा है, चलिए कोई नहीं, हो जाता है कई बार। उसके बाद क्या आता है आपका पुडुचेरी। पुडुचेरी का पहले नाम क्या था, पौंडीचेरी, क्लियर। और ये जो नाम है 2006 में ही चेंज हुआ है, अभी मैं बताऊंगा लास्ट में। देखिए पुडुचेरी जो है 1954 तक इस पे कौन रूल कर रहे थे, फ्रेंच, ठीक है। 1954 में क्या हुआ, इसको बना दिया क्या इंडिया का पार्ट, यानी कि इंडिया को इसको सौंप दिया गया।
तो 1961 तक ये क्या रहा, एक्वायर्ड टेरिटरीज। अभी मैंने आपको बताया था ना एक्वायर्ड टेरिटरी क्या होती है, क्योंकि पहले फ्रेंच थे इसके ऊपर, तो फ्रेंच से ये क्या हमने क्या किया, एक्वायर किया 1961 में। क्लियर। तो जब इसको फुल फ्लेज वो बनाया गया यूटी, तो क्या है इसके लिए 14th अमेंडमेंट एक्ट किया गया। क्लियर। और इसको क्या बना दिया गया, पुडुचेरी को हमने यूटी। अभी तक हमने गोवा देख लिया, दमन एंड दीव जो यूटी थे, पुडुचेरी देख लिया और दादरा नगर हवेली, ये क्या थे सारे अब तक यूटी है। स्टेट की बात नहीं हुई अभी, अब आती है स्टेट की बात। 5th नंबर पे आता है आपका नागालैंड। नागालैंड को जो है 16वां यानी कि 16th स्टेट बनाया जाता है। कब, ईयर 1963 में, 1963 में। हुआ क्या, जो वहाँ की कम्युनिटी है नागाज जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, नॉट नागा साधु, जो नागाज है एक ये क्या है, ट्राइब है, नागाज वहाँ की लोकल ट्राइब है। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ना काफ़ी डिमांड रखी अपनी, ठीक है, विद्रोह भी किए कि हमें जो है अलग से अपना नागालैंड दिया बना के दिया जाए। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हुआ, उनकी डिमांड पूरी होती है 1963 में और नागालैंड को बना दिया जाता है 16 स्टेट। अभी नागालैंड बनाया किससे, जो आसाम है ना उसके अंदर जो नागा हिल्स थी, नागा हिल्स प्लस में एक एरिया है वहाँ पे आज भी काफ़ी, इसके बारे में आगे फर्दर जब हम पॉलिटी को पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं, जो त्वेनसांग एरिया है, त्वेनसांग, इन दोनों को लेकर के आसाम से और एक पर्टिकुलर स्टेट बना दिया जिसका नाम है नागालैंड। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट अब हमारा आता है, तो 15वां राज्य कौन सा था हमारा, गुजरात, और 16वां कौन सा था बताइए, अभी अभी डिस्कस किया हमने, नागालैंड। क्लियर। फिर उसके बाद में आता है हमारा 6th नंबर पे हरियाणा, मैं 4 लिख रहा हूँ, CHD चंडीगढ़ एंड हिमाचल। अब देखिए हरियाणा कैसे बना, उसके पीछे की हिस्ट्री सुन लीजिए। हुआ ये कि जो पंजाबी लोग थे, जो पंजाबी बोलते थे, यहाँ पे जो अकाली दल जो थे उनके जो लीडर थे मास्टर ताराचंद, इन्होंने डिमांड रखी कि जो पंजाबी बोलते हैं उनके लिए एक अलग से पंजाबी सूबा बना दिया जाए। क्लियर। तो जो शाह कमीशन था 1966 में गवर्नमेंट ने बनाया था, शाह कमीशन, उनकी रिकमेंडेशन पे, क्लियर, ये बोला गया, उन्होंने शाह कमीशन ने क्या बोला था कि जो हिंदी बोलने वाले उनके लिए हिंदी सूबा बनाया जाए और जो पंजाबी बोलते हैं उनके लिए पंजाबी बना दिया जाए, और जो पहाड़ी एरिया था उस टाइम के पंजाब में उसको मर्ज कर दिया जाए किसके साथ, हिमाचल प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी है उसके साथ। क्लियर। तो 1966 के अंदर अकॉर्डिंग टू द शाह कमीशन, क्लियर, किस कमीशन के अकॉर्डिंग, शाह कमीशन, SHE, शाह कमीशन की रिकमेंडेशन पे क्या बनता है, हरियाणा बनता है। क्लियर। 1966 में पंजाब से अलग होता है कौन, हरियाणा। क्यों, यहाँ पे कौन बोलते थे, मेजर कौन सी भाषा थी, हिंदी, और यहाँ पे पंजाबी। ओके। तो अब हुआ क्या, पंजाब से कुछ टेरिटरी को अलग किया गया, बना दिया गया हरियाणा। उसके बाद जो हिली एरियाज थे पंजाब के अंदर, हिली एरियाज, उनको किस में मिला दिया गया, हिमाचल प्रदेश में। HP मीन्स हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश को आगे 1971 में क्या बना दिया गया, हमारा 18th स्टेट। तो आप बोलोगे सर 17वां कौन सा था, अभी तो हमने बताया, दैट इज हरियाणा। हरियाणा जो है वो बनता है हमारा 17वां राज्य, 17th स्टेट। कब बनता है, 1966 में। उसके बाद ये कब बनता है हिमाचल प्रदेश, 1971 में। और कौन सा था ये, 18वां। अब ये क्या है, ये ना प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चंस जो है ना, हो सकता है क्रोनोलॉजिकली पूछ लिया जाए, क्योंकि आ भी चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको ये सारे एक एक बारीकी वाले जो पॉइंट है ये सारे डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर। कि कुछ बच्चे होते हैं कि ना इस टॉपिक को छोड़ ही देते हैं। क्लियर। अब इस टॉपिक को छोड़ने का फायदा क्या है, कुछ भी नहीं है। बेसिक क्या है, थोड़ी सी फैक्चुअल नॉलेज है। दूसरा, आपको थोड़ा सा पता चल जाता है कि कैसे कैसे हमारे जो स्टेट इवॉल्व हुए। चलिए नेक्स्ट अब आता है हमारा मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। देखिए जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो आज हमें देखने को मिलता है, क्लियर, जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे जो है ना, पहले एक ही स्टेट होता था। जब ब्रिटिश इंडिया में होते थे तो सिर्फ एक ही स्टेट था नॉर्थ ईस्ट में, दैट इज आसाम। क्लियर। यानी कि उसमें बहुत सारे ट्राइब्स आ जाती थी, सब कुछ अलग अलग ट्राइब सारे एक ही स्टेट के नाम से आती थी, दैट इज आसाम। लेकिन हुआ क्या,
धीरे धीरे जो है ना अकॉर्डिंग टू, जैसे मैंने आपको कहा था, लैंग्वेज हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटीज हो गई, इनको क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। अब 1972 में पॉलिटिकल जो मैप था इंडिया का, पॉलिटिकल मैप, इसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं। पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, इसमें चेंजेस आते हैं स्पेशली किस वजह से, जो नॉर्थ ईस्ट साइड था उसमें, पूरे नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है इसका पूरा फेस ही चेंज हो जाता है। क्लियर, चेंजेस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब चेंजेस क्या होते हैं, देखिए जो मणिपुर है, त्रिपुरा है, मेघालय है, इनको अलग, पहले मैंने आपको जो बताया था 1956 जब देश आज़ाद हुआ था, क्लियर, जब 6 यूटीज बनाए गए थे तो उसमें मणिपुर क्या था, पहले यूटी था, त्रिपुरा क्या था, यूटी था, क्लियर, और मेघालय क्या था, एग्जिस्ट नहीं करता था। तो मेघालय कैसे बनाया गया था, मेघालय सबसे पहले जो आसाम था, क्लियर, आसाम के अंदर ऑटोनॉमस स्टेट बनाया गया इसको, ऑटोनॉमस स्टेट। अब ये ऑटोनॉमस स्टेट क्या होता है, यानी कि स्वायत्त, अपने कानून खुद बना सकता है, और या आप बोल सकते हो कि स्टेट के अंदर एक सब स्टेट बनाया गया। जैसे आसाम है, आसाम के अंदर एक और स्टेट बना दिया, क्लियर, जिसको हम बोलते हैं सब स्टेट। तो अब इसमें होता क्या था, यहाँ के जो मेघालय के जो लोग थे जिन्होंने डिमांड रखी थी हमें अलग से क्या बना दिया जाए, स्टेट, यहाँ पे डिमांड मेट नहीं हुई, इनकी फुलफिल नहीं हुई। तो यहाँ पे 1972 में क्या किया, जब नॉर्थ ईस्ट के अंदर चेंजेस किए गए तो मणिपुर को क्या बना दिया गया, 19th स्टेट, क्लियर, मणिपुर को, त्रिपुरा को क्या बना दिया गया, 20th स्टेट, और मेघालय को क्या बनाया गया, 21वां राज्य, क्लियर। 19वां कौन सा था, मणिपुर, त्रिपुरा कौन सा था, 20वां, और मेघालय 21वां, क्लियर। अभी देखिए जो भी यहाँ पे ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो बन रहे हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंड किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सिर्फ सिंपल एक लॉ बना रही है और उसको चलो ये बना दिया हमने एक स्टेट, क्लियर। अभी मैंने आपको बताया था ना आर्टिकल 2 का यूज़ कर रहे थे, आर्टिकल 3 का, क्लियर। ये आपको मुझे कमेंट में बताना है, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था आर्टिकल 2 कब यूज़ करते हैं और 3 कब यूज़ करते हैं। तो जब ये राज्य बनाए थे तो कौन सा आर्टिकल को यूज़ करके बनाया था, क्लियर, ये आपको मुझे बताना है। और क्या शेड्यूल में भी चेंजेस हुए थे जब ये स्टेट्स बनाए, ये भी आपको मुझे यस और नो में आंसर करना है। और ऐसे नहीं सिंपल यस लिख दिया, क्लियर, आपको मुझे क्या बोलना है कि यस दिस वाज आल्सो चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर। आपको ये भी बताना है कि यस किसका कर रहे हो, अमेंडमेंट शेड्यूल के लिए बता रहे हो क्या, जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है। अगर कोई बच्चा देख रहा है, आप क्वेश्चन लिख के उसका आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि जो बाकी बच्चे देखेंगे उनकी भी क्या है, हेल्प हो जाए। चलिए नेक्स्ट आता है सिक्किम। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको मैं बताता हूँ अभी क्यों। देखिए सिक्किम जो है ना, इसकी थोड़ी स्टोरी सुन लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हुआ ये कि 1947 में जब हम आज़ाद होते हैं, सिक्किम जो था ब्रिटिशर्स के अंदर नहीं था, क्लियर, यानी कि ब्रिटिश जो है उसके ऊपर डायरेक्ट रूल नहीं करते थे सिक्किम पे। वहाँ पे प्रिंसली जो थे ना स्टेट, वो तरीके से काम करता था, यानी कि जो राजा था वो रूल करता था। ये बात है 1947 से पहले की। अब ब्रिटिशर्स क्या थे, इसके ऊपर पैरामाउंसी रखते, यानी कि क्या, सुजरेनिटी, आपका डिफेंस, कम्युनिकेशन, ये ब्रिटिशर्स देखते थे सिक्किम का। बाकी जो सारा काम था सिक्किम का जो राजा था खुद देखता था। चलिए अब 1947 का जो हमने एक्ट देखा था, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये पास होने के बाद अब सिक्किम जो है ऑटोमेटिक है किसके अंदर आ गया, इंडिया के। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने जो है जो वहाँ का राजा था उसने इंडिया के अंदर कहते हैं ना कि पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया कि मैं जो इंडिया का पार्ट नहीं बनूंगा। लेकिन अब क्योंकि अंग्रेज जो थे 3 चीज़ें ऑलरेडी देख रहे थे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आप कोई बात नहीं, बट आपका जो डिफेंस है, कम्युनिकेशन है और ट्रांसपोर्टेशन है, ये जो है जैसे ब्रिटिशर्स देखते थे वो जो है सेम पोर्टफोलियो जो है हम आपका हैंडल करेंगे, क्लियर। अब 1947 के बाद की तो ये सिचुएशन रहती है। अब होता क्या है, धीरे धीरे सिक्किम के जो लोग हैं उनको भी लगने लग जाता है कि देखिए हमें ना पूरा जो है धीरे धीरे ना इंडिया का पार्ट बन जाना चाहिए, क्योंकि 3 चीज़ें तो हम देख रहे हैं, हमारे पास बचा क्या है, ठीक है, किंग है, इसमें इतना दम है नहीं। अब जो चौग्याल था, चौग्याल जो भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, देखिए अब चौग्याल जो थे किंग थे वहाँ के, वो क्या थे, वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे मैं हमेशा ऑटोनोमस रहूँ, क्लियर। अब देखिए होता क्या है, जब आप कभी भी देख लेना, पावर जो कोई भी है ना लूज नहीं करना चाहता अपने पास से। कोई भी जो सत्ता जब किसी के हाथ में आती है वो नहीं चाहता कि ये सत्ता मेरे हाथ से जाए। तो जो किंग थे वो भी नहीं चाहते थे मेरे हाथ से सत्ता जाए। लेकिन अब वहाँ पे जो वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, क्लियर, उन्होंने क्या किया, एक एक्ट पास किया गया 1974 में। ये बात कर रहा हूँ सिक्किम की जो असेंबली थी उसकी, उन्होंने अपनी असेंबली में एक्ट पास किया और ये बोला कि देखिए हम चाहते हैं कि हम इंडिया का फुल फ्लैश जो है पार्ट बन जाए, क्लियर।
तो इसके लिए 35th अमेंडमेंट, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 में किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, एक तो डाला आर्टिकल नंबर 2A, ठीक है, संविधान में आर्टिकल 2A को डाला। दूसरा एक नया शेड्यूल ऐड किया, 10th शेड्यूल, और इसमें इस अमेंडमेंट ये बोला कि आज से जो सिक्किम जो है कैसा होगा, नॉट पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की जो टेरिटरी है उसका पार्ट नहीं होगा, ठीक है, और ना ही यूनियन का कोई पार्ट होगा, बट एक एसोसिएट स्टेट होगा। अब देखिए यहाँ पे बवाल क्या होता है, क्या बोला 35वें संशोधन में, 35वें संशोधन में ये बोला कि सिक्किम जो है एसोसिएट स्टेट होगा, और आर्टिकल 2A ऐड किया और 10th शेड्यूल ऐड किया, दो चीज़ें की इसे अमेंडमेंट में। यहाँ पे अब बवाल ये होता है कि क्रिटिक्स ने बोला कि संविधान में कहीं पे भी एसोसिएट स्टेट्स का वर्ड यूज ही नहीं हुआ, वहाँ पे दो चीज़ें हुई, टेरिटरी ऑफ इंडिया या फिर यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यूनियन ऑफ इंडिया अगर आप बोलते हैं तो आपको पार्ट होना चाहिए, क्लियर। अब यहाँ पे इस अमेंडमेंट में क्या बोला गया, इसमें यह बोला गया था कि सिक्किम के 2 लोग जो है इंडियन पार्लियामेंट के अंदर पार्टिसिपेट आके कर सकते हैं। तीसरा, जो सिक्किम के लोग हैं वो हायर एजुकेशन के लिए इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे ना लोगों में बवाल ही हो जाता है इंडिया के अंदर, वो ये बोलते हैं कि आपने इनको ये बोला कि एसोसिएट स्टेट है, यानी कि इंडिया का पार्ट नहीं बनाया उसे। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ज़्यादा ही दूर चल गया। देखिए, उसके बाद इन्होंने ये बोला कि सिक्किम जो है ना, आपने बोला कि एसोसिएट स्टेट होगा, ना तो इसको टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट बनाया, ना यूनियन का पार्ट बनाया, तो आप कैसे एक बाहर के जो लोग हैं उसको अपने पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन करवा सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे होता है इंडिया के अंदर थोड़ा सा इंटरनल, कहते हैं ना कि बवाल स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट प्रेशर में आके दोबारा से 36th अमेंडमेंट लेके आती है, जिसमें इसको वॉइड कर देती है, यानी कि खत्म कर देती है 35वें संशोधन को। और 36वें संशोधन जो कि आता है 1975 में, उस टाइम कौन सी गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, क्लियर। तो 1975 में जब ये अमेंडमेंट एक्ट लेके आते हैं तो यहाँ पे जो है सिक्किम को क्या बनाया जाता है, फुल फ्लेज स्टेट बनाया जाता है यूनियन ऑफ इंडिया का, क्लियर, यूनियन ऑफ इंडिया का। अब ऐसा नहीं है कि सिक्किम इसके पीछे की जो स्टोरी है बिल्कुल इजी है कि ऐसे ही आपने सोचा कि बन गया, क्लियर। अब इसके पीछे काफ़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है। रीजन बिंग, जो शोग्याल थे वो नहीं चाहते थे कि मैं इंडिया का पार्ट बनूं, तो उसने क्या करा, जब 35वां संशोधन पार्लियामेंट ने पास किया, उन्होंने इंटरनेशनल जो हेल्प थी उसको मांगना स्टार्ट किया कि आप जो है मुझे इंडिया से बचाइए। लेकिन जो उनकी असेंबली थी सिक्किम की, वो चाहती थी इंडिया के साथ, क्योंकि जो उस टाइम रेफरेंडम करवाया गया असेंबली ने, तो लोगों ने बढ़ चढ़ के यही बोला कि हम जो है भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो जब यहाँ पे असेंबली ने पास कर दिया, ठीक है, एक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो आपको कैसा था, मोनार्की वाला सिस्टम चल रहा था सिक्किम के अंदर, यानी कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन असेंबली देखती थी, बट फाइनल जो है वो एक्ट कौन पास करती थी, मोनार्की के साइन होने के बाद। अब जब लोग ही राजा के खिलाफ हो गए तो ऑटोमेटिक है जो शोग्याल थे उनको साइन करने पड़े, क्लियर, और सिक्किम जो है फिर इंडिया का पार्ट बन जाता है। ये है सिक्किम की थोड़ी सी बैक एंड में स्टोरी कि सिक्किम कैसे इंडिया का पार्ट बना। बाकी आप कोई बॉलीवुड की मूवी देखेंगे उस पर देखना कैसे कुछ अलग ही रीज़न बताया जाता है, बट हमें उस सीन में नहीं जाना है, हमें बस अपना एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो है समझना है, ना कि हमें इंटेलिजेंस पर्सपेक्टिव से, क्लियर। अगर आपको इंटेलिजेंस बनना है, IB को ज्वाइन करना है, रॉ को ज्वाइन करना है, तो आप मूवी देखिए और उसकी तैयारी करिए। चलिए, उसके बाद आता है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे AP आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है, एंड गोवा। देखिए 1987 में, 1987 में मिजोरम को जो है, ये सिक्किम कौन सा स्टेट बनता है इंडिया का, 21 तक हमने डिस्कस कर लिया था, ये था 22nd स्टेट, 22वां राज्य बनता है, क्लियर। तो मिजोरम जो है हमारा बनता है 23वां राज्य, अरुणाचल प्रदेश 24वां और गोवा जो है 25वां, क्लियर। ये है 1987 तक की कहानी। चलिए, अब यहाँ पे 2000 के अंदर, ईयर 2000 के अंदर 3 नए स्टेट और बनते हैं। देखिए, जो मध्य प्रदेश है आज का, उस टाइम थोड़ा बड़ा होता था, क्लियर। आपको मैप भी दिखाऊंगा, टेंशन ना लीजिए
क्योंकि होता क्या है कि जब तक आपके दिमाग में वो मैप नहीं जाएगा, पिक्चर नहीं जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे। देखिए मध्य प्रदेश से अलग किया गया छत्तीसगढ़ को। चलिए ये कब हुआ है, ये सारी बातें हैं 2000 की, सन 2000 की। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश है यूपी, उसमें से किसको अलग किया गया, वो था आपका उत्तराखंड। उस टाइम पहले इसका नाम था उत्तरांचल। फिर उसके बाद में बिहार जो स्टेट था 2000 सन के अंदर, वो थोड़ा बड़ा था, उसको भी तोड़ के क्या बनाया दिया गया, एक अलग टेरिटरी अलग की गई जिसका नाम क्या किया गया, झारखंड। और ये कब होता है, ये तीनों राज्य बनते हैं ईयर 2000 के अंदर। क्लियर। तो यहां से मुझे क्या पता चलता है, चलिए यहां से मुझे पता चलता है जो छत्तीसगढ़ था ये क्या बनता है हमारा 26वां राज्य, उत्तरांचल 27वां और झारखंड जो है 28वां। मुझे आज भी याद है कि जब मैं छोटा था, ठीक है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, उसमें प्राइमरी लेवल की क्लासेस में, तो उस टाइम ना हमसे या जो बड़े बच्चे थे उनसे ना डेली जीके के ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 3 नए राज्य कौन से बने, 7 सिस्टर स्टेट कौन सी है। क्लियर। तो उस टाइम भी ये बच्चे जो है उस टाइम आंसर नहीं कर पाते, और मुझे तो क्या इन चीज़ों का कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि मैं तो बिल्कुल उस टाइम ये कह सकते हैं कि डल स्टूडेंट था। क्लियर। पढ़ाई लिखाई तो छोड़ो, मैं बुक ही नहीं उठाता था, तो मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ें होती थी। तो ये चीज़ में मुझे क्यों याद है, क्योंकि जब बच्चे उस टाइम आंसर करते थे तो मैं सुनता था कि ये छत्तीसगढ़ क्या होता है, मध्य प्रदेश ये क्या होता है। क्लियर। मुझे ये नहीं पता था कि इवन ईयर 2000 तक तो मुझे ये नहीं पता था कि कौन सा साल चल रहा है। क्लियर। ईयर 2000 के बाद मुझे पता चला कि ईयर कैसे, कौन सा टाइम है, कैसे पता चलता है। क्लियर। तो ये होता है सबके साथ कि कोई जो है बच्चा बचपन से ही थोड़ा इंटेलिजेंट होता है, कोई थोड़ा आगे चल के बैठता है। ठीक है। क्योंकि हर किसी को क्या है, स्पेशल क्वालिटीज दी जाती है। ठीक है। भगवान ने हर किसी को क्या है, यूनिक नहीं बनाया, अलग अलग बनाया है, तो हर किसी में अलग अलग स्पेशलिटी होती है। चलिए, तो आप भी जो है अपनी जो है स्पेशलिटी है उसको पहचानें और उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करिए। क्योंकि होता क्या है कि हम बेसिकली ये देखते हैं कि फलाने बच्चे ने या मेरा दूसरा दोस्त है उसने इतना अच्छा पढ़ाई करके इतने अच्छे नंबर ले गए, तो मैं क्यों नहीं ले गया, तो आप हो जाते हैं उसमें फिर डिप्रेशन का शिकार। कभी भी दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर मत करना। क्लियर। आप सिर्फ जैसे हैं एक्सेप्टेड कि मैं ऐसा हूँ। क्लियर। अब होता क्या है कि जो अब से आज से कई साल पहले मैं भी ना दूसरों के साथ कंपेयर करता था, तो जिससे होता था कि मेरा जो बिहेवियर था चिड़चिड़ा हो गया था। तो इसमें मेरे जो छोटे भाई हैं उन्होंने काफ़ी हेल्प की है मुझे इन चीज़ों से बाहर निकालने के लिए। ठीक है छोटे, लेकिन मेरा जो नेचर है काफ़ी उन्होंने इम्प्रूव भी किया। ये जो बातें मैं बीच बीच में क्यों बताता रहता हूँ, देखिए पढ़ाई जो है वो तो बच्चों चलती रहेगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आज आपको नहीं बताता कोई भी। क्लियर। जिसमें आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। चलिए, अब नेक्स्ट आता है अब ईयर 2014 में, हम ईयर सन 2014 में देखिए 2 जून से इफेक्ट में आ जाता है हमारा, मैं उस टाइम की बता रहा हूँ जब ये पास हुआ था, तो बनता है 29वां स्टेट। कौन, हमारे प्यारे तेलंगाना। कहाँ से बनते हैं, आंध्रा से। क्लियर। आंध्र प्रदेश से अपर जो पार्ट है आंध्र प्रदेश का उसको अलग करके बना दिया जाता है तेलंगाना, और इसके अंदर जब ये अमेंडमेंट किया गया, क्लियर, ये चीज़ बोली गई कि 10 साल तक इन दोनों राज्यों की जो कैपिटल है वो क्या रहेगी, एक ही रहेगी, दैट इज हैदराबाद। और 10 साल के बाद दोनों राज्य जो हैं अपने अपनी अलग अलग कैपिटल बना लेंगे। उसके बाद जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट थी उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, हैदराबाद हाईकोर्ट। यानी कि दोनों जो राज्य हैं इन दोनों के हाईकोर्ट क्या कर दी गई, कॉमन बना दी गई। लेकिन अभी अगर आप करंट अफेयर या न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो उसमें बताया गया है कि जो लास्ट ईयर आंध्र प्रदेश ने एक बिल पास किया था जिसमें बोला गया कि आंध्र प्रदेश के हम 3 कैपिटल्स बनाएंगे। कितनी, सही सुना आपने, 3। ठीक है। ये इन्होंने कहाँ से प्रेरित होकर किया, साउथ अफ्रीका के अंदर भी, साउथ अफ्रीका में भी ना 3 कैपिटल का कंसेप्ट उठा रखा है। 3 कैपिटल्स क्या, इन्होंने बोला अमरावती जो है, अमरावती, इसको तो हम बनाएंगे विधायिका, यानी कि जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है ना वो बनाएंगे, लेजिस्लेटिव कैपिटल। किसको, अमरावती को। इन शॉर्ट में अगर बोलूं, जो आपकी विधानसभा है वो कहाँ बैठेगी, अमरावती में। जैसे हमारी जो पार्लियामेंट है कहाँ बैठती है, दिल्ली में, तो ऐसी स्टेट की भी जो असेंबली है वो कहीं ना कहीं बैठती है। जैसे हरियाणा और पंजाब की कहाँ बैठती है, चंडीगढ़ में। राजस्थान के जोधपुर में, जयपुर में, आप मुझे कमेंट में बताना जो राजस्थान से बच्चे हैं। ठीक है।
तो अब जो आंध्र प्रदेश की होगी वो कहाँ, उन्होंने बोला कि हम बनाएंगे इसकी कैपिटल, लेजिस्लेटिव कैपिटल किसको, अमरावती को, यानी कि जो हमारी असेंबली है वो बैठेगी अमरावती में। चलिए उसके बाद इन्होंने बोला जो विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम, इसको तो बनाएंगे हम क्या, एग्जीक्यूटिव कैपिटल, यानी कि कार्यकारिका कैपिटल को क्या बोलते हैं हम, मुझे अभी ये वर्ड ना याद नहीं आ रहा है। हिंदी के वर्ड्स ऐसे हैं कि जब हम कन्वर्ट करने की सोचते हैं ना तो एग्जाम एकदम से ना माइंड ब्लैंक हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। उसके बाद तीसरी इन्होंने बोली कुरनूल। कुरनूल को ये बोला कि हम बनाएंगे क्या, लेजिस्लेटिव होगी, एग्जीक्यूटिव होगी, बचा जुडिशरी, जुडिशियल कैपिटल, किसको, कुरनूल को। हाँ याद आ गया, कैपिटल को बोलते हैं राजधानी। क्लियर। देखो होता यही है, मेरी ये कह सकते हो कि ये थोड़ी वीकनेस भी है या स्ट्रेंथ भी कह सकते हो। सडनली जब मैं कोई एक चीज़ याद एकदम से करता हूँ ना तो वो ब्लैंक हो जाती है, और थोड़ी देर उसके ऊपर अगर सोचता रहूँगा तो वो चीज़ याद भी आ जाती है। ठीक है, तो ये होता है मेरे साथ, एग्जाम में भी हो सकता है सब कुछ। अगर मान लो सडनली कोई बच्चा अगर कई बार, या मेरे फ्रेंड मेरे को फ़ोन पे कोई कुछ पूछते हैं तो एकदम से माइंड ब्लैंक हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है मेरे को याद आ जाता है। तो ये होता है कि मैंने आपको क्या बोला, हर व्यक्ति जो है अपने आप में खास है। ठीक है, तो यही मेरे में भी एक खासियत है कि मैं अगर कोई सडनली एकदम से मेरे से फेस टू फेस कोई बात पूछ ले तो वो चाहे पता हो मुझे, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। चलिए हमने क्या देखा, ईयर 2014 में क्या चेंज हुआ, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अनुवाद। तेलंगाना ने और क्या बोला कि 10 साल तक आपकी राजधानी जो है एक ही रहेगी, वो है हैदराबाद। लेकिन अब कितने साल हुए, 2 जून को बना था, आज 2021 चल रहा है, यानी कि कितने साल हो गए बताइए, 8 साल या 7 साल, 7 ईयर्स। 7 ईयर्स के अंदर अब पिछले साल ही आंध्र प्रदेश ने प्रपोजल रखा, बिल बनाया कि हम ना 3 बनाएंगे, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुरनूल। जिसमें अमरावती में तो होगी हमारी विधायिका, जो विधायिका वाली राजधानी वो, विशाखापट्टनम में जो कार्यकारिका जो वो होगी राजधानी, यानी कि यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स काम करेंगे वो सारे यहाँ आएंगे। कुरनूल जो जुडिशरी होगी वो कुरनूल में होगी। अब देखिए क्रिटिक्स में इसमें क्या बोला है भाई, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे बैठती है आपकी जो ये है लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली जब फंक्शन नहीं कर रही होगी, मान लीजिए जैसे सीएम है, एग्जीक्यूटिव का जब काम करेंगे तो यहाँ आएंगे। आप मान लो कोई ब्यूरोक्रेट है, उसको कोई फाइल पास करवाने के लिए लेजिस्लेशन में भेजनी है, तो क्या वो इतना दूर तक ट्रैवल करके आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, एडमिनिस्ट्रेशन जो कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, और जुडिशरी जो है, अब जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं जुडिशरी में भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, तो यानी कि आपका ट्रैवल का जो अलाउंसेस है वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। क्लियर। तो ये जो है बोला फिजिबल नहीं है, ये 3 कैपिटल जो बनाने का सिस्टम जो है वो सही नहीं है। तो ये यहाँ पे कुछ हमारे पास मिलता है। अब लास्ट में जो आता है थोड़ा सा रिसेंट आता है 2019 के अंदर, 31 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019। अब यहाँ पे क्या चेंज हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि जो एस्टवाइल जो स्टेट था JNK, कि नहीं हिंदी में बोलते हैं हम भूतपूर्व, क्लियर, एस्टवाइल JNK जो स्टेट था इसको बाइफर्केट किया गया। क्लियर, बाइफर्केट किया गया, JNK UT बनाया गया अलग से, प्लस लद्दाख UT एक अलग से बनाया गया। तो आज के टाइम में अगर हम बाय एरिया देखें तो सबसे बड़ा UT कौन है, लद्दाख। क्लियर। चलिए यहाँ पे ये हमारा जो है एवोल्यूशन जो है, हमारा नए स्टेट जो है 1956 में तक कैसे कैसे बनते हैं, ये हमने सारा डिस्कस कर लिया है। अब उसके बाद में एक लास्ट टॉपिक आता है कि कुछ जो राज्य हैं आज जो नाम है उनका, एक्चुअल में उनका वो नाम नहीं था। ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले देश जब आज़ाद हुआ, ठीक है, जब संविधान लागू हुआ तो सबसे पहले जिसका नाम चेंज हुआ वो होता है आपका 1950 में, और वो किसका होता है, यूपी का। यूपी का नाम आगे चल के बन जाता है यूपी। अब आप बोलेंगे सर यूपी का नाम यूपी, देखिए यहाँ पे पहले क्या नाम था इसका, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या नाम कर दिया गया, ये तो आपको सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश। यानी कि अगर जब हम शॉर्ट फॉर्म में देखते दोनों यूपी ही यूपी है, पहले भी यूपी था बाद में भी यूपी है, लेकिन पहले यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे और बाद में उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपका दूसरा आता है मद्रास स्टेट।
देखिए मद्रास जो है 1969 के अंदर, इसका नाम चेंज करके जो आज हमारा है क्या, तमिलनाडु। तमिलनाडु मद्रास को 1969 यानी सन 1969 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है, तमिलनाडु। चलिए इसके बाद एक आता है मैसूर। मैसूर 1973 के अंदर इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया जाता है, कर्नाटका, यानी कि नाटक करते रहो। चलिए फिर उसके बाद एक आइलैंड थे जो कि पहले मद्रास जो स्टेट था उसका पार्ट था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं उस टाइम नाम था क्या, लक्काडीव। मैं एक बार इरेज करके सही से लिख देता हूँ ताकि आपको सही से दिख भी जाए। क्या नाम था, लक्काडीव, मिनिकॉय एंड अमीनी दीवी। लक्काडीव, मिनिकॉय एंड अमीनी दीवी, ये भी 1973 के अंदर इनको ग्रुप को इकट्ठा करके एक नाम दिया जाता है। तीनों पहले अलग अलग आइलैंड, ये सारे आइलैंड है, ये लकड़ी अलग आइलैंड है, मिनिकॉय अलग है, अमीनी दीवी है, लेकिन इनको क्या करा, तीनों को एक ही नाम दे दिएगा, क्या, लक्स द्वीप। क्लियर। अभी रिसेंट में क्या कंट्रोवर्सी चल रही है लक्षद्वीप के रिगार्डिंग, अगर किसी बच्चे को पता है तो वो आप मुझे बता देना कमेंट में, देखते हैं आप कितने बच्चे जो है रेगुलर न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं। चलिए अब उसके बाद में एक आता है आपका 1992 में जो यूटी ऑफ दिल्ली थी, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, उसको 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर क्या कर दिया जाता है, इसको बनाया जाता है एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। यानी कि इसका नाम जो है पहले यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली था, अब बन गया क्या, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। यानी कि इसके अंदर इस अमेंडमेंट से क्या कर दिया, इनको लेजिस्लेचर भी प्रदान कर दिया गया। यानी कि जो आज हम अरविंद केजरीवाल जिसको देखते हैं, वो अगर ये सिस्टम नहीं होता 1992 वाला पहले वाला होता यूटी, तो आज जो है सीएम वाला सिस्टम दिल्ली में नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है वही रूल कर रहे होते हैं। क्लियर। तो आगे जब हम आएंगे करंट अफेयर्स जब डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर एक्ट के ऊपर, तो तब भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया है उसके ऊपर भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, वो क्यों चल रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट आज ही क्या है, एक ही लेक्चर में सारी चीज़ें क्या थी, मेरा मन करता सारा एक ही दिन में पढ़ा दूँ, लेकिन वो आपके लिए फिजिबल नहीं होगा, आपके माइंड के ऊपर से निकल जाएगा सब कुछ। क्लियर। नॉलेज जो है स्टेप बाय स्टेप आप सीखते चले, कंटिन्यूटी रखें, सबसे मेन होता है कंटिन्यूटी रखें और आपको जो है सब कुछ याद भी होता जाएगा। उसके बाद अब आता है बात ईयर 2006 की। देखिए इस ईयर में ना जो उत्तरांचल था, उत्तरांचल, क्लियर, यहां पे इसका नाम चेंज करके कर देते हैं उत्तराखंड। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ यूके। तो अब हुआ क्या, ये बात है जब मैं 9th या 10th स्टैंडर्ड में था, तो मैं ना कई बार जो व्हीकल्स है उनके ऊपर नंबर प्लेट देखता था, उसमें लिखा था यूके। तो उस टाइम में बस सीखा ही था कि जैसे पीबी है तो इसका मतलब पंजाब का नंबर प्लेट है, एचआर है तो हरियाणा का है। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने ना सबसे पहली बार यूके देखा तो मुझे लगा कि वाह, और अब उस टाइम यूके मुझे ये नहीं पता था कि ये नाम उत्तरांचल चेंज हो गया, उत्तराखंड हो गया। क्लियर। शायद मैं 9th स्टैंडर्ड में रहा हूँगा उस टाइम। तो मैंने अपने भाई को बोला, देख भाई यूके से भी व्हीकल लेके आ रखे हैं और सेम यही सप्ले जो हीरो होंडा की बाइक है यूके में भी यही चलती है ऐसी सेम। और फिर उसने बोला कि नहीं ऐसा तो नहीं है। तो मैंने बोला कि भाई यूके की मैंने नंबर प्लेट भी देखी है। तब उन्होंने मुझे बताया कि उसका नाम जो चेंज होके अब क्या है, उत्तरांचल का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, यूके। तब मुझे वहाँ से पता चला। तो यहाँ से आप एक अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि पहले जो है जो हमारी जो जनरेशन थी करंट अफेयर में कितनी स्ट्रांग होती थी वो। ठीक है। एक चीज़ और हुई थी यहाँ पे, जो कि पहले पौंडीचेरी के नाम से जानी जाती थी यूटी, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था पौंडीचेरी का, जो आज हम देखते हैं पुडुचेरी। ठीक है। हालांकि मैं स्टार्टिंग में तो काफ़ी टाइम तक पौंडीचेरी ही मेरे को कई बार याद रहता था, लेकिन अब जो है पुडुचेरी याद हो गया, नहीं तो पहले मैं पौंडीचेरी ही बोलता था। लास्ट में जो अभी रिसेंटली चेंज हुआ है न्यू, वो है 2011 में, जो पहले ओडिशा था, इसका नाम अब चेंज होके क्या हो गया है,
ओडिशा, ठीक है, और कब हुआ है? सन 2011 में। अब 2019 से लेकर के अब तक जो वेस्ट बंगाल है आज का, पश्चिम बंगाल, इनकी जो सीएम है ममता बनर्जी, उस टाइम भी इन्होंने एक बिल पास किया नेम चेंज करने के लिए, क्लियर। असेंबली ने बिल पास कर दिया, बट मैंने आपको क्या बताया था, पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है स्टेट का नाम चेंज करना है, बाउंड्री को ऑल्टर करना है, एरिया को कम करना है, एरिया को बढ़ाना है, अंडर आर्टिकल 3। ये बताया था मैंने आपको, याद है कि नहीं, या सब भूल गए हो? तो आर्टिकल 3 में मैंने आपको क्या बताया था, अगर नाम चेंज करना है तो पार्लियामेंट ही कर सकती है, स्टेट असेंबली नहीं। स्टेट असेंबली उसके रिगार्डिंग रेजोल्यूशन पास कर सकती है कि हम अपनी जो है इच्छा जाहिर करते हैं कि आप जो है पास करके इसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि वेस्ट बंगाल, ये तब दिया गया था क्योंकि जब 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया गया था, जब बोला गया था ये ईस्ट बंगाल और ये वेस्ट बंगाल, क्लियर। अब तो जो है दोनों अलग अलग हो गए हैं, एक देश बन चुका है और एक अब राज्य है। तो अब क्या है कि वेस्ट बंगाल जो है अब ना अजीब सा लगता है, क्योंकि ईस्ट बंगाल तो कोई है ही नहीं अब इंडिया में। तो अब क्या है, इसको नाम करके या तो आप बांग्ला कर दो या बंगा कर दो, ठीक है। यानी कि मतलब उस वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 2-3 नाम प्रपोज किए थे, 2-3 नेम प्रपोज किए थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, बट अभी तक इस बिल पे कोई भी चर्चा नहीं हुई है और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज किया है। तो इसलिए आपको सिर्फ अभी भी क्या याद रखना है, वेस्ट बंगाल ही याद रखना है, क्लियर। चलिए, तो अब यहाँ पे अभी तक मैंने आपको एक छोटी सी डिस्कशन जो है नहीं की है, वो मैंने इसलिए नहीं की है क्योंकि उसमें सिर्फ आप सुन लीजिए, आप अगर करंट अफेयर जब पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा। हुआ क्या, देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस टाइम तो पाकिस्तान था और इंडिया था, दो ही पार्ट में पार्टीशन हुआ था। एक तरफ था ईस्ट पाकिस्तान, एक तरफ था वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो था, अब यहाँ पे जो ना बाउंड्री का जो डिवीज़न हुआ था वो किससे हुआ था, रेड क्लिफ जो वो था अवार्ड, उससे हुआ था। अब रेड क्लिफ अवार्ड के बाद हुआ क्या, ईस्ट पाकिस्तान में डिस्प्यूट्स होने लगे बाउंड्री को लेकर। यहाँ पे इस बाउंड्री को इशू को सुलझाने के लिए एक हुआ बघेल अवार्ड, BAGGE, बघेल अवार्ड 1950 के अंदर, लेकिन नहीं, इससे जो है सोल्यूशन हमारा नहीं निकला। अब हुआ नेहरू नून पैक्ट 1958 में, उससे भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला, क्लियर। तब 1971 में जब बांग्लादेश अलग बनता है कंट्री पाकिस्तान से, ठीक है, तो उस टाइम इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट होता है, क्लियर। उसी एग्रीमेंट के तहत ईयर 2011 के अंदर जो उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक कहते हैं ना रेजोल्यूशन पास किया, और उसी रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग 2013 में ईयर 2013 के अंदर अमेंडमेंट पास किया गया, यानी अमेंडमेंट लेके आए, बिल लेके आए, नॉट अमेंडमेंट, बिल लेके आए, क्योंकि अमेंडमेंट तो तब होगा ना जब पास हो जाएगा। तो 2013 में जो यूपीए गवर्नमेंट थी, उन्होंने बिल लेके आई पार्लियामेंट में, और ये बिल आया किस कहाँ पे था, कौन से हाउस में आया था, राज्यसभा में। अब ये बिल रिगार्डिंग किसके लिए था, इन्होंने ये बोला कि देखिए अब इंडिया और बांग्लादेश के साथ इशू क्या था बाउंड्री का, वो देख लेते हैं हम। बांग्लादेश इशू ये था, मान लीजिए जैसे ये पार्ट है इंडिया का, इधर वाला, ये पार्ट है बांग्लादेश का, क्लियर, दिख रहा है ना आपको। चलिए, ये पार्ट है इंडिया का इस तरफ और ये पार्ट है बांग्लादेश का। तो ये अगर बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री, तो आपको पता है भाई यहाँ पे तो मैं ही रूल करूँगा और यहाँ पे बांग्लादेश की गवर्नमेंट रूल करेगी। लेकिन हुआ क्या, ये डिमार्केशन ऐसी हुई कि जो यहाँ के इंडिया के सिटीजन थे, इनकी जो ज़मीन थी इनक्लेव यहाँ पे आगे बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश के जो सिटीजन थे इनकी जो लैंड थी वो आगे कहाँ पे, इंडिया के अंदर। तो अब हुआ क्या, तो बाउंड्री तो ये डिमार्केट होगी, लेकिन पंगा ये हो रहा था कि यहाँ के जो लोग थे इनकी लैंड तो यहाँ थी, इनकी यहाँ थी। तो इससे हुआ क्या कि जो इंटरनेशनल बाउंड्री थी वो जो है सही से बन नहीं पा रही थी, जिसको बोलते हैं हम क्या, एनक्लेव। एनक्लेव्स, ये एनक्लेव्स क्या होते हैं कि मान लीजिए आपके देश में दूसरे देश की कुछ पार्ट आए और मेरा जो पार्ट है वो तो किसी दूसरे देश की बाउंड्री में चली जाए, क्लियर, उसको बोलते हैं हम एनक्लेव्स। अब हुआ क्या, इस एक्ट में ये बोला गया कि हम जो है एग्रीमेंट के तहत जो एनक्लेव्स हैं हम उनको दे देंगे और जो हमारे हैं हम अपने उनको मतलब एग्रीमेंट के तहत एक्सचेंज कर लेंगे। ये हुआ था। अब जब 2013 में तो ये पास हुआ नहीं, राज्यसभा में आया था, तो इसलिए आपको मैं पार्लियामेंट के चैप्टर कराऊंगा तो उसमें ना बताऊंगा कि जब हाउस डिसॉल्व हो जाता है तो उसके बाद बिल भी डिसॉल्व हो जाता है, क्लियर। लेकिन कुछ कंडीशन थी जब नहीं होता है, तो ये आया था राज्यसभा में, बिल हुआ, डिसॉल्व नहीं हुआ। 2015 में जब एनडीए गवर्नमेंट आती है
वो इसको राज्यसभा में पास करती है और लोकसभा में पास कर देती है, क्लियर। और ये बिल जो है एक्ट बन जाता है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है 100th यानी कि 100वां अमेंडमेंट एक्ट। इसमें ये बोला गया कि हम जो है बांग्लादेश को 17,100 समथिंग जो है एकड़ लैंड्स, ठीक है, 17,000 के लगभग जो हेक्टेयर्स, एकड़ नॉट हेक्टेयर्स, एकड़ जो जमीन है वो हम बांग्लादेश को देंगे। और बांग्लादेश हमें जो है 7,110 का एग्जैक्ट फिगर है, 7,100, ठीक है, रुकिए, 7,110 एकड़ जो है बांग्लादेश इंडिया को देगा। ये हुआ था एग्रीमेंट जो कि 100वें संशोधन के शायद तहत हुआ था, 100 अमेंडमेंट एक्ट। तो ये था हमारा आज का चैप्टर यूनियन और उसकी टेरिटरी। अब बात करते हैं यहाँ पे, अभी आपका लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। कभी आप सोचोगे सर लेक्चर खत्म हो गया, देखिए अभी जो मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉमिस किया था कि मैं आपको क्या दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा आपको पिक्चर्स, मैप्स की और प्लस में कॉन्स्टिट्यूशन की भी। चलिए अभी मैं एक बार थोड़ा सा, ये देखिए 1947 का ये कुछ मैप आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्या था, ये अपने आप आगे चल रहा है, देखिए 1947 में आपको दिख रहा है कि पंजाब देखिए कितना आपका यहाँ तक है, नीचे तक है। उसके बाद सेंट्रल इंडिया, एक बार फिर ये चला जाता है, ये ऑटोमेट है। ये आसाम दिख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट वाला, ये पूरा एरिया क्या है, पहले एक ही डिस्ट्रिक्ट थी आसाम। उसके बाद ये दिख रहे हैं मद्रास प्रेसिडेंसी, यानी कि जो केरल वाला रीजन था ये भी मद्रास में आता था। मैसूर, हैदराबाद देखिए कितना बड़ा स्टेट था पहले, ठीक है। और ये बॉम्बे वाला। फिर 1963 के अंदर जब ये 1956 में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, देखिए मध्य प्रदेश कितना बड़ा था पहले, फिर यूपी, उत्तराखंड नहीं था उस टाइम, अगेन पंजाब, ये देखिए पंजाब, देखिए उस टाइम हरियाणा नहीं बना था, क्लियर। अब यहाँ पे केरला आ चुका है, उसके बाद आसाम जो है, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश आ चुका है। अब 1972 में देखिए हरियाणा बन चुका है, तो पंजाब से देखिए रेड कलर में हरियाणा दिख रहा है आपको। आंध्र प्रदेश अभी भी ऐसे ही है, हैदराबाद जो है यहाँ आंध्र प्रदेश में आ चुका है। यूपी जो है मध्य प्रदेश है, ये अभी भी क्या है, अलग से स्टेट है। 1987 की सिचुएशन अभी है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, ये देखिए मैप काफ़ी चेंज हो गया। अब ये 2014 में आंध्र प्रदेश से क्या हुआ, तेलंगाना अलग हो गया, क्लियर। अब उसके बाद में 2021 का ये मैप है, ये आपको रोड मैप ऊपर ये पॉइंट है ना, ये आपको बोर्ड वाला दिख रहा है, क्लियर। कभी आप सोचो मैप में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए यूपी, रुकिए, यहाँ पे देखिए यूपी जो है, इसके अंदर देखिए उत्तराखंड अलग हो चुका है 2000 में, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अलग हो गया, और बिहार से झारखंड। जस्ट अ सेकेंड, एक बार ये मैं इसको ना यहाँ रोक देता हूँ। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, और झारखंड बिहार से अलग हुआ है, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से। एक बार मैं आपको दोबारा से ना पीछे दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से, क्योंकि ये मैप बहुत जल्दी जल्दी निकल गया अपने आप ही, अभी मैंने इसको स्टॉप कर दिया। देखिए ये है 1947, पंजाब देख रहे हैं आप कितना बड़ा था पहले, क्लियर। इवन हिमाचल प्रदेश भी जो है पंजाब का ही पार्ट था पहले। उसके बाद सेंट्रल इंडिया जो कि आज का हम मध्य प्रदेश देखते हैं, उसके अंदर सेंट्रल प्रोविंस, ये अलग अलग प्रोविंसेस थी। हैदराबाद देखिए कितना बड़ा स्टेट था, क्लियर। मैसूर, मद्रास प्रेसिडेंसी देखिए कितनी बड़ी थी पहले, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी, क्लियर। उसके बाद आसाम देखिए, पूरा नॉर्थ ईस्ट आसाम ही था पहले, ठीक है। और ये देखिए सिक्किम, ये वाइट कलर में दिख रहा है, ये पहले इंडिया का पार्ट नहीं था। चलिए उसके बाद 1963 के अंदर यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए आंध्र प्रदेश जो है आपका, हैदराबाद जो स्टेट था उसको आंध्र प्रदेश में मिला दिया जाता है, कुछ पार्ट जो मद्रास का था वो भी आ जाता है, और जो मद्रास था वहाँ से केरला अलग कर दिया जाता है, क्लियर। और यहाँ पे मणिपुर और ये जो नागालैंड है, नागालैंड को भी क्या है, एक नया स्टेट बना दिया गया। फिर उसके बाद में 1972 में देखिए हरियाणा जो है पंजाब से अलग हो गया, और जो हिली एरिया था वो हिमाचल प्रदेश जो यूटी उसको दे दिया गया, क्लियर। और यहाँ पे देखिए ये नागालैंड जो है ये हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद 1987 में ये देखिए मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम को देखिए कितना छोटा कर दिया गया यहाँ पे, क्लियर। अब यहाँ पे बिहार देखिए अभी भी बड़ा है, यूपी भी देखिए बड़ा है, और मध्य प्रदेश भी। आगे चल के हमारा जो है यही जो है नेक्स्ट नए स्टेट बनेंगे 2000 के अंदर। अब 2014 में देखिए मध्य प्रदेश से क्या हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हो गया, यूपी से उत्तराखंड अलग हो चुका है, और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। ये है 2014 की बात। अब देखते हैं हम यहाँ पे इंडिया की बात, जो कि आज का जो इंडिया है 2021 में, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख और JNK यूटीज़ में डिवाइड कर दिया गया है, बाकी सेम है सब कुछ। चलिए यहाँ पे अब बात करते हैं हम
कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज की। चलिए एक बार मैं इसको थोड़ा सा पढ़ने लायक कर देता हूँ मैं आपके लिए आपको, ठीक है, कि ये इसमें लिखा क्या है। आप क्या करेंगे, अगर आपके पास मोबाइल में पीडीएफ है तो आप उसको पीडीएफ को खोल के पढ़ सकते हैं। अगर आपने प्रिंटेड डॉक्यूमेंट रखा हुआ है तो आप उसको भी खोल के देख सकते हैं। देखिए पार्ट 1 अभी मैं जो आपको पढ़ रहा हूँ ये आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें ये एज इट इज लिखा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा इसको वो कर देता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि आप पढ़ पाएँ। मैं आप अपने स्क्रीन को छोटी कर देता हूँ थोड़ा सा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 क्या बोलता है, देखिए नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इसके अंदर सब क्लोज क्या कह रहा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। सेकंड सब क्लोज क्या कह रहा है, द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। जो स्टेट्स है, कौन कौन से स्टेट होंगे, उनके नाम क्या होगा, ये सारा हमें काम देखने को मिलेगा फर्स्ट शेड्यूल में। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट आर्टिकल में बता दिया इंडिया, जिसका नाम भारत भी है, और क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, जो मैंने आपको इनिशियल जो लेक्चर था आपका स्टार्टिंग में बता दिया था। फिर इसके में ये बोला जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है सेल कंप्राइज। अब जो भारत की सीमाएं हैं उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, 3 चीजें बता रखी है, टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी, क्लियर, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में इंक्लूड होंगे, और दूसरा कोई भी एक्वायर्ड टेरिटरी। अब उसके बाद सेकंड क्या बोलता है आपका, सेकंड बोलता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। जो मैंने आपको बताया था ना आर्टिकल 2 और 3 में बच्चों को कंफ्यूजन की होती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि आपको कोई नया राज्य बनाना है या किसी को एडमिट करना है जो फॉरेन टेरिटरी, जो आपकी पार्ट नहीं है अभी से। पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स बेस्ट। जैसा पार्लियामेंट को अच्छा लगे वो चाहे तो यूनियन में किसी भी फॉरेन टेरिटरी को है इंक्लूड कर सकती है और उसको क्या बना सकती है, पार्ट ऑफ द यूनियन। अब आर्टिकल 2A जो मैंने आपको बोला था किसकी वजह से ऐड हुआ था, अमेंडमेंट किया गया था जब आर्टिकल नोट आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 35, इसमें ऐड किया गया था सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन, लेकिन ओमिट कर दिया गया था 36th अमेंडमेंट 1975 में। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है, 2A अब जो है इसका पार्ट नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर आर्टिकल नंबर 3 क्या बोलता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज। देखिए नए स्टेट्स को बना सकते हो, अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, एरिया को कम ज़्यादा भी कर सकते हो, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अब देखिए यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्टेट्स लिखा है, लेकिन आर्टिकल नंबर 2 में आपको कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ पार्लियामेंट मे बाय लॉ, कानून बना करके एडमिट कर सकती है किसी भी टेरिटरी को यूनियन के अंदर जो कि अभी यूनियन का पार्ट नहीं है। क्लियर, यहाँ पे बोल रखा है एग्जिस्टिंग स्टेट जो है उनके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। पहला क्या बोल रखा है, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी आप क्या है किसी स्टेट की टेरिटरी को सेपरेट करके भी एक नया स्टेट बना सकते हैं, ठीक है, या 2 स्टेट्स को मर्ज करके एक नया स्टेट बना सकते हैं, 2 यूटीज को भी मर्ज करके एक नया स्टेट बना सकते हैं, या एक स्टेट को सेपरेट करके उसमें से एक यूटी बना सकते हैं। क्लियर, सेकंड बी पार्ट क्या बोलता है इसका, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट का जो है एरिया वो भी इंक्रीज कर सकते हो आप। थर्ड सी बोलता है इसका डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, यानी जो स्टेट का एरिया है वो भी आप कम कर सकते हो। फोर्थ क्या बोलता है अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, आप जो बाउंड्री है उसको भी कम ज़्यादा कर सकते हो, और नेम जो है उसको भी चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, देखिए यहाँ पे मैं आपको बोर्ड पे समझा देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा टाइम बिंग के लिए यहाँ कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ना क्या बोला गया है कि जब भी आप ऐसा कुछ करोगे तो इसमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, जब आप बाउंड्री को अल्टर करते हो, एरिया को डिमिनिश करते हो, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में एक कंडीशन दी गई है, जब भी कोई बिल ऐसा लेके आओगे पार्लियामेंट के अंदर, वो बिल जो है विदाउट रिकमेंडेशन नहीं आना चाहिए, किसके, प्रेसिडेंट के, विदाउट रिकमेंडेशन, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट आपको रिकमेंड नहीं करेंगे आप ऐसा कोई बिल नहीं लेके आएंगे। क्लियर, ये हमारे को कहाँ मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 3 के अंदर जो ए से लेके ई तक हमने पढ़ा है उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। क्लियर, उसमें लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे तभी आप बिल लेके आएंगे। यानी कि अगर आपको मान लीजिए किसी स्टेट का एरिया बढ़ाना है तो प्रेसिडेंट को आपको रिकमेंड करेंगे पहले कि आप बिल लेके आइए, ठीक है, मैं आपको साइन कर दूंगा, आप कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ने रिकमेंड नहीं किया तो आप बिल नहीं लेके आ सकते। दूसरा एक कंडीशन और है, प्रेसिडेंट के ऊपर ये कंडीशन लगाई कॉन्स्टिट्यूशन ने, मान लीजिए जिस भी स्टेट के साथ आप ये छेड़खानी करेंगे, मतलब एरिया बढ़ाएंगे, कम करेंगे या बाउंड्री को अल्टर करेंगे, सबसे पहले आप पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन करने से पहले, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो रिकमेंड करें पार्लियामेंट को, उससे पहले प्रेसिडेंट किसको रिकमेंड करेंगे, जो स्टेट की लेजिस्लेचर है ना उसको,
वो स्टेट के लेजिस्लेचर को बोलेंगे कि देखिए ऐसा ऐसा हम कुछ करेंगे, आपकी क्या आपत्ति है, आपकी क्या राय है, ठीक है। अब इसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, प्रेजेंट जो उनको आगे रेजोल्यूशन देंगे रिकमेंडेशन के लिए उसमें टाइम पीरियड फिक्स होगा, या तो टाइम पीरियड प्रेजेंट दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान ली स्टेट जो है अपनी कोई आपत्ति दर्ज कराता है, तब वो जो आपत्ति है पार्लियामेंट के ऊपर बाउंड्री नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट जो है अगर प्रेसिडेंट ने रिकमेंड कर दिया और वो जो है पार्लियामेंट उसको चेंज कर देगी, उसकी बाउंड्री को, उसके नाम को, जो भी वो करना चाहते हैं। बट इसमें इन केस, इन शॉर्ट में कह सकता हूं, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो एक तरीके से पॉलिटिकल जो मैप है इंडिया का उसको कंप्लीटली चेंज कर सकती है यूनानिमसली, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसमें स्टेट की कोई भागीदारी होगी, स्टेट की कोई भागीदारी नहीं है। क्लियर? चलिए अभी मैं एक बार इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको नेक्स्ट जो है वो बता दूं। चलिए यहां पे देखिए यही लिखा हुआ प्रोवाइडेड, ये मैं नीचे वाले एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा हूं, ए से लेके ई तक हमने पॉइंट पढ़ लिए थे। नीचे देखिए प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पस शैल बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि ऐसा कोई बिल जो है दोनों हाउसेस में नहीं आएगा एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना, एंड अनलेस where the proposal contained in the bill affects the area, boundary or name of any state, the bill has been referred by the president to the legislature of that state for expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference or within such further period as the president may allow and the period so specified or allowed as expired। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ सुनिए, मैंने क्या बताया था कि प्रेसिडेंट जो है रिकमेंड करेंगे पहले स्टेट्स को, स्टेट्स की आपत्ति सुनेंगे। अब स्टेट्स की आपत्ति होती है तो प्रेसिडेंट के ऊपर बाउंड्रीज नहीं है कि वो उसकी सुने, ना पार्लियामेंट के ऊपर है। उसके बाद पार्लियामेंट को पहले प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे, अकेली पार्लियामेंट जो है किसी हाउस में ऐसा नहीं कि राज्यसभा ने सोचा कि चलो मैं एक बिल लेके आती हूँ और स्टेट का नाम चेंज कर दें, नहीं, या लोकसभा के मेंबर्स बोले कि हम बिल लेके आएंगे और स्टेट का नाम आज से ही, नहीं, प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे यहाँ पे। क्लियर? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अब यहाँ पे ना कुछ एक्सप्लेनेशन दिया वो देख लेते हैं हम। एक्सप्लेनेशन 1, अब ये देखिए जहाँ पे ब्रैकेट के बाहर आपको नंबर देखने को मिलता है ना 4, 6, ये जो है ऐड किया गया अमेंड करके, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं था। इन दिस आर्टिकल इन क्लॉज A to E, यानी कि जो हमने A to E जो क्लॉज पढ़े हैं इसके अंदर जो स्टेट है उसमें आपका यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूड है, बट बाकी जो प्रोविजंस होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वहाँ पे स्टेट का मतलब जो है यूनियन टेरिटरी नहीं है। क्लियर? अब ये क्या चीज़ है देखिए, ये आपको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। यहाँ पे ये क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर, एक्सप्लेनेशन 1 में ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आर्टिकल नंबर 3 के अंदर जो हमने आर्टिकल 3 के अंदर जो स्टेट वर्ड यूज हुआ है उसमें आपका यूटी भी आएगा, बट बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन बचा, बाकी हमारा जो संविधान है वहां पे जहां कहीं पे भी आपको स्टेट लिखा हुआ मिलेगा, स्टेट, उसका मतलब जो है क्या होगा, आपका यूटी नहीं होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ वही होगा जो यूनियन का पार्ट होगा। क्लियर? यूटी जो है आपका किसका पार्ट है, टेरिटरी ऑफ इंडिया का, नॉट यूनियन ऑफ इंडिया का। क्लियर? चलिए उसके बाद सेकंड हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसमें क्या बता रखी है। देखिए सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या है, द पावर conferred on parliament by clause A includes the power to form a new state or union territory by uniting a part or any state or union territory to any other state or union territory। वही मैंने जो आपको बताया था कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी 2 स्टेट्स को मर्ज करके एक स्टेट बना सकती है, या किसी 2 यूटी को मर्ज करके एक स्टेट बना सकती है, एक स्टेट से कोई पर्टिकुलर टेरिटरी को अलग करके उसको यूटी बना सकती है। ठीक है, यही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है। फोर्थ अभी जो हमारा आर्टिकल क्या है, ये नंबर 4 जो है आर्टिकल है, law made under article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and the fourth schedules and supplemental incidental and consequential matters। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी आप आर्टिकल नंबर 2 और 3 के अंदर चेंजेस करेंगे आप उसके साथ साथ शेड्यूल नंबर 1 और 4 के अंदर भी चेंजेस करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे इसका सब क्लॉज बन गया, एनी लॉ रेफर्ड इन दिस आर्टिकल 2 और 3 shall contain such provisions for the amendment of the first or the fourth शेड्यूल। ठीक है, ये नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसके नीचे ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि जो नंबर आपको यहाँ देखने को मिलता है ना 6, तो यहाँ पे 6 का मतलब क्या है, इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 18th अमेंडमेंट एक्ट 1966। ठीक है, तो अब आपको पता चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते कैसे है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा
इसका जो अदर पार्ट ये देखिए, एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजन ऑफ लॉ एंड मे ऑल्सो कंटेन सच सप्लीमेंटल। अब देखिए आपको ये ज़्यादा खिचड़ी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैंने आपको मोटा बता दिया है कि आर्टिकल नंबर 2 और 3 में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको साथ के साथ शेड्यूल नंबर 3 और 4 जो है उसमें भी चेंजेस करेंगे। क्लियर? एक मिनट में स्क्रीन से बाहर जा रहा है, इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। चलिए अभी मैं दिख पा रहा हूँ ना आपको। चलिए अब यहाँ पे लास्ट में इसमें प्रोविजन में क्या बोला गया है, इसके ये बोला गया है नो सच लॉ पास्ट, यानी जो भी इस आर्टिकल 1 से 4 तक जो भी चेंजेस होंगे, ठीक है, वो हमारे संविधान के अंदर क्या नहीं माने जाएंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, शायद आपको दिख नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 1 से 4 के तहत जो भी हम संविधान में चेंजेस करेंगे वो हम अमेंडमेंट मानेंगे, बट उसको हम अमेंडमेंट क्या नहीं मानेंगे, अकॉर्डिंग टू दी आर्टिकल 368 वाला नहीं मानेंगे। यही लास्ट में बोला गया है। अनुच्छेद 368 में जो हम चेंजेस करेंगे वो अलग होता है, बट जो यहां चेंजेस करेंगे वो हम करते हैं सिंपल मेजोरिटी से, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, सिंपल मेजोरिटी। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? देखिए यहां पे लास्ट में यही बोला गया हमारे संविधान के अंदर कि जो भी आप आर्टिकल नंबर 1-4 से लेके चेंजेस करेंगे उसके अंदर आप सिंपल मेजोरिटी से करेंगे, यानी कि सिंपल मेजोरिटी तो हमें आर्टिकल 368 की रिक्वायरमेंट नहीं है उसके लिए। 368 के लिए क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट केस बनाया गया उसमें। उसमें ये बोला गया है जो स्टेट्स हैं वहाँ पे उनके भी आपको मान लो आपको क्या लेनी होगी, मंजूरी लेनी होगी, उनकी राय लेनी होगी। अगर 50% स्टेट पास कर देते हैं तो आप जो है आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकते हैं, या फिर 2/3 और स्पेशल मेजोरिटी जिसको बोलते हैं, जिसमें 2 कंडीशन में आपको कल बताई थी कि 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए और जो हाउस की मेंबरशिप है वो 50+1 से भी पास होना चाहिए। तो ये जो है आपका यहाँ पे आपका